हेलो बालक। तो आज इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं एसएम के केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज। सारे के सारे एमसीक्यूज आप यहां देख पाओगे, जितने भी केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने आपको दिए। राइट। एफएम केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का जहां तक सवाल है, दैट विल बी अपलोडेड इन कमिंग डेज, सो स्टे ट्यून्ड। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज को बिना समय गवाए हुए। करेक्ट। नाउ सी दिस। अगर हम एसएम की बात करें तो एसएम में आपको केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो थोड़ा ट्रिकी होता है और आपको बहुत ही कूल होके इसके आंसर्स करने होते हैं। राइट। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जब आप केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जब आपके सामने आता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें होगा क्या बेसिकली कि आपको एक केस सिनेरियो दिया जाएगा जिसका अच्छा खासा लेंथ होता है और उसके आधार पे आपके पास 5 एमसीक्यूज होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। तो वाइल डीलिंग विद सच क्वेश्चंस, हमें हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो भी आप सीखोगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और सारे क्वेश्चंस को वन गो में कवर कर लेना। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि पूरे सिलेबस का एक रिवीजन मिल जाएगा और साथ ही साथ सारा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आपका एक साथ खत्म हो जाएगा। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है कि एक वन गो में इसको कंप्लीट करना। पूरे वीडियो को देखना, एक बार बैठ के पेशेंस रखना थोड़ा सा। मुझे पता है पढ़ाई करना इतना आसान नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत स्ट्रगल करते हो, बहुत अपने आप को फोकस्ड रखते हो। राइट। उस चीज को मेंटेन करना है आपको और कंप्लीट सॉल्यूशन को एक साथ देख लेना। इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो भी आपको इंस्टीट्यूट ने दिए हैं फॉर प्रैक्टिस। Now see this, we are talking about the case scenario based MCQs, right? Let's start with the question number 1. सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सर सबसे पहले मुझे MCQs देखने चाहिए, जो इसके बाद जो इसके सिनेरियो के आधार पे जो 5 एमसीक्यूज हैं, या फिर मुझे केस को पढ़ना चाहिए। राइट। दोनों ही मेथड सही है। अगर आप तेजी से क्वेश्चंस देख सको तो दैट्स वेरी गुड। आपने क्या किया, एक बार क्वेश्चंस देख लिया कि क्या क्या क्वेश्चंस है। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप पहले 5 क्वेश्चंस देख लेते हो, उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है। राइट। तेजी से आपको सिर्फ क्वेश्चंस को रीड करना है। सो ट्रस्ट मी, ऐसा होगा कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो आप बिना केस पढ़े ही दे दोगे। राइट। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि पहले एक बार क्वेश्चन देखें, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम केस को पहले पढ़ें, ताकि कोई किसी तरह का हमारा पहले से कुछ आइडिया ना क्रिएट हो जाए और हम गलत आंसर करना ना शुरू कर दें। तो लेट्स स्टार्ट विद द केस। केस को पढ़ते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आप आइडेंटिफाई कर पाओ, की फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओ। और क्योंकि की फैक्ट्स के आधार पर ही क्वेश्चंस आते हैं, कहानियों से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपको। जो की फैक्ट्स होंगे ना उन कहानी में, वहां से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनाए जाते हैं। सो लेट्स सी दिस। कनेक्ट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, a Mumbai based technology company, is entering the competitive landscape of Indian smartphone market. So smartphone market में enter कर रहा है under its brand name Poppy. The company is well aware of the influx of Chinese manufacturing dominating the smartphone industry. Influx of Chinese manufacturers dominating the smartphone industry. तो ये बेसिकली आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। तो कनेक्ट इनोवेशंस क्या ला रहा है, पॉपी लेके आ रहा है। राइट। स्मार्टफोन मार्केट में एंटर कर रहा है और इनफ्लक्स ऑफ चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स डोमिनेटिंग द स्मार्टफोन इंडस्ट्री, इसका भी उसके पास जानकारी है। गिवन द रिसेंट ग्लोबल सेंटिमेंट shift due to COVID-19 pandemic, Connect Innovations plan to position Poppy as a patriotic choice. कैसे पोजीशन करना चाह रहे हैं, पैट्रियोटिक चॉइस की तरह पोजीशन करना चाह रहे हैं ना, वोकल फॉर लोकल, समथिंग लाइक दैट, देसी। वो किस तरह से पोजीशन कर रहे हैं उसको, देसी स्मार्टफोन, ताकि वो बाहर के कंपनीज के साथ क्या कर सके, फाइट कर सके। द कंपनीज स्ट्रेटेजिक आर्म कंडक्टेड अ थॉरो इंडस्ट्री एनालिसिस रिवीलिंग दैट द चाइनीज ब्रांड, देखो इंडस्ट्री एनालिसिस से क्या रिवील हो रहा है, द चाइनीज ब्रांड्स हैड कंप्लीटली कैप्चर्ड द बजट फोन सेगमेंट, हाउएवर there was still an untapped opportunity. There was still an untapped opportunity in the lower segment of smartphones. तो इंडस्ट्री एनालिसिस से क्या पता चल रहा है भाई कि चाइनीज ने क्या कर रखा है, मार्केट को कैप्चर कर रखा है एज फार एज बजट फोन इज कंसर्न, बट देयर इज अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी एज वेल in the lower segment of the smartphones. To address this, Connect Innovation is introducing 2 models, Poppy A and Poppy B, priced at 4499 and 5499 respectively. तो ये lower segment को टारगेट कर रहा है। इसे पता है जो बजट फोन है उसमें चाइना ऑलरेडी क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। सो लोअर सेगमेंट को मैं टारगेट करूं, ये इनका स्ट्रेटेजी है। Recognizing the risk of imitation by competitors, Connect Innovation has assembled a team of marketing professionals to devise a strategy.
Their proposed solution is to capitalize on the first mover advantage by investing significant sums in advertising and promotion. So what they are trying to do is वो first mover advantage को capitalize करना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक marketing team बनाया और advertising and promotions को वो use करने वाले हैं. Additionally, to safeguard their business from potential disruption, Connect Innovation decided to expand their product line to include Desi themed smartphone covers and accessories alongside Poppy smartphones. Right? They made substantial investment in the manufacturing of these accessories. The company's investors set a target of achieving annual sales volume of 15,000 headsets and 70,000 pieces of accessories. So उन्होंने क्या किया, देसी के थीम के आधार पे ही they have started making what accessories as well, देसी accessories, और जिसमें headsets हैं और other piece of accessories हैं. While the accessory sales exceeded expectations, Poppy A and Poppy B did not receive the anticipated response. Accessories का सेल तो बहुत हो रहा है, बट जो उनका मॉडल था ना Poppy A and Poppy B, उसमें उन्हें considerable growth नहीं दिख रहा है. As a result, the leadership has decided to shift their focus, scaling back on smartphone production and concentrating primarily on the accessories based business. Now see this, with this new direction, the Desi tag remains vital for success. Connect Innovations aims to establish strong barriers to entry for other domestic players. Innovations क्या कर रहे हैं? Barrier to entry create कर रहे हैं. They plan to ramp up production significantly, driving down unit cost and enabling cost leadership through volume. They are also trying to keep down their cost ताकि वो क्या कर सके, cost leadership through volume को achieve कर सके. अब this is your case scenario. एक सिंपल सा केस है जो कनेक्ट इनोवेशन से रिलेटेड है. सो वाइल रीडिंग द केस 2 से 3 मिनट का समय आपको इसमें देना है, ज्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं देना है. ऐसा नहीं कि एक एक लाइन पढ़ रहे हैं उसका ट्रांसलेशन किए जा रहे हैं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा. हाँ, आप में ये होना चाहिए कि जब आपने केस को स्टडी किया, रीड किया, तो उस रीडिंग के दौरान आप इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओ जहां से क्वेश्चन बनेगा. और वो की फैक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, आपने इसमें देखा. अगले कुछ क्वेश्चंस में आप जब मुझे देखोगे ना कि हाउ आई एम फाइंडिंग द की फैक्ट, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी. चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके आधार. सो बेस्ड ऑन द अबव केस सिनेरियो आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज. सो पहला एमसीक्यू देखो, कनेक्ट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड एंटर्ड अ सैचुरेटेड मार्केट फॉर स्मार्टफोन्स. तो चाइना मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी क्या कर रहे थे, मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे बजट फोन में. After a due market study of understanding the competitive landscape, put the below steps in correct sequence of understanding the competitive landscape. अब इस क्वेश्चन का ना, इस एमसीक्यू का आपके केस से कोई लेना देना नहीं है. केस में कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का जिक्र आया है और उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि लैंडस्केप में, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस में कितने स्टेप्स होते हैं. आप जानते हो कि टोटल हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं. इसमें से 4 स्टेप्स को इस तरह से दिया गया है, देखो जरा, और 2 को मर्ज कर दिया इन्होंने. So we have the understanding the competitors. पहला ये दे दिया, determining the strengths and weaknesses, identify the competitors and put all information together. अब इसका वो सही सीक्वेंस आपसे पूछ रहे हैं, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. इसका करंट सीक्वेंस पूछ रहे हैं. मैं फिर से कह रहा हूं, केस सिनेरियो से इसका कोई, वहां आप आंसर मत ढूंढने लगना, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है आपका, सिंपल. और आप याद करो, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एनालिसिस में हमने कहा था 5 स्टेप होते हैं. सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर्स, जहां हम ये समझते हैं कि हु आर द कॉम्पिटिटर्स. सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स, वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दे सेलिंग. तीसरा होता है हमारे पास डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रेंथ, कि कहां वो अच्छा कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग देयर वीकनेसेस, एंड देन वी पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर. तो ये 5 स्टेप है हमारे पास. इसको 4 स्टेप में एज ए एमसीक्यू दिया गया है. तो पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स. तो पहला ऑप्शन तो मेरा हो जाएगा 3. उसके बाद हो जाएगा अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, तो 3 हो गया. 3 के बाद क्या हो गया, 1 हो गया. फिर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होगा, फिर 2 हो गया. बचा क्या, लास्ट में आ गया आपका 4. तो 3, 1, 2, 4. जो करेक्ट ऑप्शन इज बी, 3, 1, 2 एंड 4. राइट. सो दिस इज योर फर्स्ट एमसीक्यू. सेकंड, यही मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप पहले एमसीक्यूज देख लेना चाहते हो ना 5, तो मैंने क्या कहा आपको कि 5 में से हो सकता है कुछ एमसीक्यूज ऐसे हो जिसके लिए आपको केस पढ़ने की जरूरत ही ना हो, लेकिन केस को देखना जरूरी इसलिए होता है कि कहीं कुछ गलती ना कर जाओ आप. इन विच स्टेज ऑफ एसएम आर सच एनुअल ऑब्जेक्टिव्स स्पेशली इंपॉर्टेंट. एनुअल ऑब्जेक्टिव एसएम के किस स्टेप में इंपॉर्टेंट होता है. अभी जैसे हम एनुअल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे केस में, जो कनेक्ट का एनुअल ऑब्जेक्टिव था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया. सो अब एनुअल ऑब्जेक्टिव एसएम के किस स्टेज में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऐसा नहीं, ऑब्जेक्टिव हमेशा इंपॉर्टेंट होता है,
बट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एनुअल ऑब्जेक्टिव स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन का। तो एसएम के किस स्टेज में ये जो एनुअल ऑब्जेक्टिव्स है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है या स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन में ही हम ट्रैक करते हैं थ्रू द ऑब्जेक्टिव, वो हमारा बेस ऑफ मेजरमेंट होता है जिसके आधार पर हम अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 3, द डिसीजन ऑफ कनेक्ट इनोवेशन टू शिफ्ट टू अ न्यू कोर बिजनेस with a focus on more profitable ventures fall under which of the category of business strategy? Now they have seen कि उन्हें क्या करना पड़ रहा है? शिफ्ट करना पड़ रहा है न्यू कोर बिजनेस में with a focus on more profitable ventures, राइट? जब आप शिफ्ट करते हैं न्यू कोर बिजनेस में, अब क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है मान लो उसमें यू आर नॉट एबल टू जनरेट हाई वॉल्यूम। देखो, while the accessory sales exceeded expectations, accessory ने क्या किया? एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया। पॉपी ए एंड पॉपी बी डिड नॉट रिसीव द एंटिसिपेटेड रिस्पॉन्स। एज अ रिजल्ट द लीडरशिप हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट देयर फोकस, स्केलिंग बैक ऑन स्मार्टफोन प्रोडक्शन एंड कंसंट्रेटिंग प्राइमरीली ऑन द एसेसरीज बिजनेस। वो किस पे फोकस करने जा रहे हैं? प्राइमरीली एसेसरीज बिजनेस पे कंसंट्रेट करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां से उन्हें क्या मिल रहा है? ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। इसको क्या कहते हो आप याद करो, दिस इज कॉल्ड एज रिट्रेंचमेंट प्राइमरीली। सो रिट्रेंचमेंट का मतलब ही बेसिकली यही होता है कि हम स्कोप ऑफ बिजनेस को रिड्यूस करते हैं, तो हम ऐसे बिजनेस पे शिफ्ट करते हैं जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट आ रहा हो। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है ये किस कैटेगरी ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? रिट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं। रिट्रेंचमेंट का मतलब ही यही होता है जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है या जो डिक्लाइनिंग यूनिट्स है वहां से हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और ऐसे एरिया ऑफ बिजनेस पे लेके जाते हैं जहां से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। दैट्स अ बेसिक आइडिया। सो आंसर इज व्हाट? रिट्रेंचमेंट। Number 4, considering the result from the market, which category of BCG growth share matrix does the accessories business of Connect Innovations falls into? Look, Poppy A और Poppy B ने तो परफॉर्म नहीं किया बहुत अच्छा, राइट? सो दे आर स्ट्रगलिंग प्रोडक्ट। बट एसेसरीज की जहां तक बात है, एसेसरीज क्या कर रहा था? बहुत ज्यादा कैश जनरेट कर रहा था। एसेसरीज में यू वर अर्निंग लॉट ऑफ प्रॉफिट। तो जब बहुत ज्यादा कैश जनरेट कर रहा था तो इसका मतलब एसेसरीज कनेक्ट इनोवेशन के लिए क्या हो गया? कैश काउ हो गया। एसेसरीज वाज व्हाट? अ कैश काउ। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैश काउ हो जाएगा। एसेसरीज बिजनेस कनेक्ट इनोवेशन का क्या बन रहा है? कैश काउ बन रहा है। और साफ इंडिकेशन आपको दे रखा है इन्होंने। जो एसेसरीज बिजनेस है उनका वॉल्यूम देखो, 15,000 हैंडसेट्स एंड 70,000 पीसेस ऑफ एसेसरीज। तो एसेसरीज क्या हो रहा है? ज्यादा बिक रहा है, राइट? सो क्या हो रहा है? यहां से कैश जनरेट हो रहा है। हम जानते हैं कि बीसीजी मैट्रिक्स में कैश को हम उस यूनिट को कहते हैं जिस यूनिट में हमारा क्या होता है? प्रॉफिट, कैश जनरेशन होता है, मतलब सरप्लस कैश जनरेट होता है। दैट इज बेसिकली कैश काउ। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर कैश काउ होना चाहिए। Number 5, in phase 2 of shifting the business focus to peripheral accessories production, Connect Innovation has planned to implement which barrier to discourage potential competitors? अब उन्होंने बैरियर क्या लगाया? बैरियर टू एंट्रेंट लगाया उन्होंने जब उन्होंने शिफ्ट किया पेरिफेरल एसेसरीज प्रोडक्शन पे। सो दे ट्राई टू रेज द बैरियर टू डिस्करेज द न्यू एंट्रेंट। तो दैट वाज बेसिकली व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्योंकि किस चीज की बात की जा रही थी? कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात की जा रही थी। अब देखो फिर से लास्ट लाइन अगर आप देखोगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री फॉर अदर डोमेस्टिक प्लेयर्स। दे प्लान टू रैंप अप प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली, ड्राइविंग डाउन यूनिट कॉस्ट एंड इनेबलिंग कॉस्ट लीडरशिप थ्रू वॉल्यूम। सो अगर आप यूनिट कॉस्ट को ड्राइव डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर फोकसिंग टू अचीव economies of scale, and that economies of scale will start working as an entry barrier for new entrant. अब आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से एंट्री बैरियर को आपने पढ़ा हुआ है। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज वन ऑफ द एंट्री बैरियर जो आपको यहां देखने को मिलेगा व्हाट द कनेक्ट इनोवेशन इज रेजिंग। सो आपने नोटिस किया कि जो इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स को हमने हाईलाइट किया था हमारे केस में, उसी से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में एमसीक्यूज में दिखाई देते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि while reading the case you must be able to highlight the key points। आपको वो दिमाग में लेके चलना होगा, because to solve every question you cannot refer to case scenario। ये इसमें पजल हो जाओगे, है ना? दिमाग थोड़ा सा अस्त व्यस्त होगा आपका, इसका असर बाकी पेपर पे भी होगा। इसीलिए में कूल रहना है, और जब पहली बार हम पढ़ रहे हैं ना 2 से 3 मिनट का समय देके, तभी हमें देख लेना है कि क्या क्या की फैक्ट्स हैं जिसके आधार पे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। King like WLL, a renowned Dubai-based construction company, has carved a niche for itself. क्या है? niche है in the real estate market by specializing in residential complexes. It's now poised to introduce a groundbreaking concept called Villartment,
सो अ यूनिक ब्लेंड ऑफ प्राइवेट विलास एंड अपार्टमेंट, इन दोनों को मिला के विलाटमेंट बन गया. टेलर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ मैरिड कपल्स सीकिंग टू कोहैबिट विद देयर पेरेंट्स, ऑफरिंग स्पेशियस लिविंग विद इन अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट. सो क्या है इनके पास? निश है, जिस निश को ये सर्व कर रहे हैं. एंड दे आर लॉन्चिंग व्हाट? विलाटमेंट. किसके लिए? मैरिड कपल्स के लिए, हु वांट्स टू को इनहैबिट विद देयर पेरेंट्स. सो दिस इज, वी हैव टू कीप इन माइंड, द कंपनीज इंप्रेसिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज lies in its substantial land purchasing power, setting it apart from its rival. तो इनके पास एडवांटेज किस चीज का है? लैंड परचेजिंग पावर का में इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है. Furthermore, Kinglike engages top tier Italian designers whose exceptional work is safeguarded by patents, making the replication of Kinglike properties a formidable challenge. So they have, alliance with what? Italian designers. किनके साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है? Italian designers के साथ they are engaged, and their designs are unique, and that is patented as well. Recognizing the potential of this innovative concept, Kinglike positions the Vilartment project as a distinct business unit within its operations, right? A talented workforce strategically placed at various levels is dedicated to overseeing the unit's function. The ambitious plan aims to construct approximately 15,000 Vilartment over the next 3 years, with 50% of them immediately ready for occupancy upon the completion. So 15,000 Vilartment वो क्या करना चाह रहे हैं? Over the 3 year they are going to make, and 50% क्या है? Immediately ready होगा for occupancy upon completion. The marketing team has taken an ingenious approach, enlisting major Bollywood and Hollywood celebrities to grace the foundation stone ceremony of the Vilartment, scheduled for next month. The event will receive extensive coverage from the global media outlets, including print and social media platform, a move aimed at attracting potential buyers worldwide. So Bollywood and Hollywood के celebrities को engage करके उसका foundation stone ceremony में उनको बुलाया गया है. इससे क्या मिलेगा? इससे media attention मिलेगा, जाहिर सी बात है. With meticulous planning and efficient teams prepared for execution, the management exudes confidence in the project's success. The Vilartment initiative aspired to solidify Kinglike WLL position as a leading global real estate company, right? So this is the idea. So idea, it's all about a launch of Vilartment, and so they are serving a niche. They have launched a new project Vilartment, जो project क्या है? Highly ambitious project है. Italian designers के साथ उनका contract है. साथ ही साथ उसको उन्होंने एक डिस्टिंक्ट बिजनेस यूनिट की तरह रखा है. बहुत ही कैपेबल मार्केटिंग टीम है इनके पास. 15,000 विलाटमेंट ये बनाने वाले हैं, जिसमें से 50% इमीडिएट ऑक्यूपेंसी के लिए अवेलेबल होगा अपन कंप्लीशन. बॉलीवुड हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को इन्होंने एंगेज किया है, जिससे इनका मार्केटिंग कवरेज अच्छा है और इनको नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में प्रॉपर प्रेजेंटेशन मिल रहा है, राइट? दिस इज योर केस. नाउ टॉक अबाउट द एमसीक्यूज. नंबर 1, ईगर एंड सॉफ्ट तो हम जानते हैं प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, हमने इसका पढ़ा हुआ है. गिव अ फ्रेमवर्क व्हिच डिस्क्राइब द इंटेंसिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल टू अ फर्म. सो ईगर एंड सॉफ्ट क्या देता है? दो तरह के स्ट्रेटजी को हम ईगर एंड सॉफ्ट में देखते हैं, इंटेंसिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिफिकेशन. Which of them did Kinglike uses for its intensification strategy? अब इसमें से कौन सा है जो इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी के लिए Kinglike ने क्या किया है? यूज किया है. वन इज द मार्केट पेनिट्रेशन, सेकंड इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, थर्ड इज द मार्केट डेवलपमेंट, फोर्थ इज द डाइवर्सिफिकेशन. तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, तो रूल आउट करना भी सीखो, क्योंकि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इंटेंसिफिकेशन है ही नहीं, ये डाइवर्सिफिकेशन है. तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा. बचा 3. तो देखो क्या लॉन्च किया इन्होंने. आप कहते हो सर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया इन्होंने जिसका नाम है विलाटमेंट. विलाटमेंट इज अ न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द कंपनी. तो इसका मतलब क्या हो गया? मार्केट क्या बदल गया? नहीं, मार्केट सेम है, अभी भी वो उसी निश को सर्व कर रहे हैं, बट विद अ न्यू प्रोडक्ट. सो द आंसर इज व्हाट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट. आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस केस में क्या है, हम एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं. कोर कॉम्पिटेंसी इज बिल्ट ऑन मल्टीपल नो हाउ एंड is an integration of many resources. As per C.K. Prahlad and Gary Hamel, Kinglike has expert teams and huge buying capacity, right? Which amongst the following is not an area where core competency is identified? अब देखो इन्होंने क्या किया, areas in which core competencies can be identified से क्वेश्चन पूछा है. ये भी फिर से मैं कह रहा हूं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसके लिए केस को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको, बिना केस पढ़े भी आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि एरिया इन विच कोर कॉम्पिटेंसीज कैन बी आइडेंटिफाइड एक सेपरेट टॉपिक है आपके पास, जिसमें बहुत रेलेवेंट बेसिकली आप क्या करते हैं, हेडिंग्स को पढ़ रहे होते हो, बहुत स्पेसिफिक हेडिंग्स, नॉट रेलेवेंट बट स्पेसिफिक हेडिंग्स को आप पढ़ रहे होते हो.
तो हमसे पूछ रहे हैं वो कौन से एरियाज हैं जिसमें कोर कॉम्पिटेंसीज कैन नॉट बी आइडेंटिफाई और नॉट आइडेंटिफाइड। जरा देखो, कस्टमर वैल्यू में क्या कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई होता है? हम बोलेंगे हाँ, राइट। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज में हाँ, कॉम्पिटिटर डिफरेंशिएशन में हाँ, लेकिन क्या मार्केट डेवलपमेंट में? हम कहते हैं नहीं, दिस इज नॉट द एरिया इन विच कोर कॉम्पिटेंसी इज आइडेंटिफाइड। सो आवर आंसर विल बी सी। सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है ही नहीं। जब हम एरियाज की बात करते हैं तो 4 एरियाज की बात करते हैं, 3 एरियाज हैं, ये चौथा जो है ना आपका मार्केट डेवलपमेंट, वो तो एरियाज ही नहीं है जिसमें हम कोर कॉम्पिटेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां भी ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। नंबर 3, different personals have been deployed at respective levels in the project working as a business unit. Correct answer, divisional managers and staff are a part of which of the following strategic levels in the organization? So divisional manager and staff organizational level के किस लेवल पे आएगा, किस स्ट्रेटेजिक लेवल पे आएगा? सो डिविजनल मैनेजर की बात कर रहे हैं बालक हम, और उसकी जो स्टाफ है, तो डिविजनल मैनेजर किस लेवल पे आता है? तो क्या बोलोगे आप? सर आंसर इज द बिजनेस लेवल। अब इसमें तो कुछ नहीं है ना करने को, हम बोलेंगे नहीं इसमें कुछ भी करने को नहीं है। डिविजनल मैनेजर किस लेवल पे आते हैं? सो वी हैव द कॉर्पोरेट लेवल, वी हैव द बिजनेस लेवल, वी हैव द फंक्शन लेवल। सो कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट स्टाफ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ, बिजनेस लेवल पे आपका डिविजनल मैनेजर एंड स्टाफ, एंड फिर आपका फंक्शन लेवल पे आता है जिसपे आपके पास फंक्शन स्टाफ आपको दिखाई देते हैं। नंबर 4, दैट इज द आंसर टू द बेसिक क्वेश्चन what business we are and what we do. This is something which is from mission, है ना? चैप्टर 1 का ये सीधा सीधा टॉपिक है। हम जानते हैं what business we are and what we do, इसका जब हम आंसर देते हैं then we get the mission statement. So many business fail to conceptualize this and it requires clarity. The company however has clarity on the same. Fill in the blanks with the correct option. So dash is the answer to basic question. So basic question is what business we are and what we do is dash is the answer to the basic question. इसका जब आंसर देते हो so that is your mission. मिशन ही इस सवाल का जवाब देता है ना। तो हम कहते हैं where are we now, what are we now, why are we now, this is mission. Where we want to go, what we want to become, that is vision. So answer is what? Mission statement. इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिशन हो जाएगा। तो 4th का आंसर आपका बी हो गया। नंबर 5, Allotment shall function as a strategic business unit, correct? Being one of the key business of the company. Which of the following is not the characteristics of SBU? अब ये क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू से आया है, इसका भी आपके केस सिनेरियो से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू को जानते हो तो ही आप इसका आंसर कर पाओगे, राइट? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसबीयू में आपको याद होगा, एसबीयू जो होता है वो कलेक्शन होता है रिलेटेड बिजनेसेस का। हर एक एसबीयू का अपना मैनेजर होता है, अपने विजन होते हैं, अपने मिशन होते हैं, ओन सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं, ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और एक एसबीयू का दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। आप एक एसबीयू को क्या कर सकते हैं? इंडिविजुअली उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। सो पहला देखो, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट बिजनेसेस, यही गलत हो गया। द प्लानिंग फॉर द बिजनेस इज डन सेपरेटली, इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर, इट हैज इट्स ओन मैनेजर। अपना मैनेजर होता है, सही बात है, और अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सही बात है, और बिजनेस के लिए सेपरेट प्लानिंग पॉसिबल है, सही बात है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट बिजनेस, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रिलेटेड बिजनेसेस। तो जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड बिजनेसेस होते हैं उनको क्लब करके हम क्या बनाते हैं? एसबीयू बनाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी दिस, हरियाली प्राइवेट लिमिटेड इज अ पायनियरिंग कंपनी। आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होगा इनफैक्ट, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको, मैं हर एक एमसीक्यू का रीजन आपको बताता चल रहा हूं, तो आपका पूरा सिलेबस रिवाइज होगा। सो स्टे फोकस्ड। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो करो वाला, कब करोगे, राइट? शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। हरियाली प्राइवेट लिमिटेड इज अ पायनियरिंग कंपनी डेडिकेटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग कॉर्पोरेट स्पेसेस। इनका काम है कॉर्पोरेट स्पेस को ट्रांसफॉर्म करना ग्रीनर एनवायरमेंट में, ठीक है? तो ये ग्रीनरी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? सो इनका काम क्या है कि जो कॉर्पोरेट स्पेसेस हैं उनको कन्वर्ट करना ग्रीनर एनवायरमेंट में थ्रू इनोवेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड प्रोडक्ट्स। Established recently, it boasts 6 visionary founders, which the company's middle management team consists of just 4 individuals. Over 50 dedicated professionals operate on the ground. So 6 visionary founder हैं। मिडिल मैनेजमेंट में कितने लोग हैं आपके? 4 इंडिविजुअल्स हैं, एंड 50 इंडिविजुअल्स जो हैं इनके प्रोफेशनल्स जो हैं वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ो। Specializing in client relationship management and the delivery coordination. In this emerging industry, Green Zone Private Limited is currently at the forefront with an impressive portfolio of 800 designs catering to 50 clients. Green Zone's production facility churns out an astounding 3000 units per day. Now see this, highlight किया है उसको उन्होंने, emphasize किया है astounding 3000 units per day. So we have to consider that 3000 units per day production is huge, right? ये क्या है? बहुत ज्यादा है, correct? While Green Zone has enjoyed a monopoly for some years,
The industry anticipates significant growth as more corporations adopt eco-friendly initiative. Haryali has made commendable strides in its operations, but faces a challenge in securing a sustainable production facility. The key to unlocking its potential lies in the formulating a strategic approach that addresses industry gaps and explore untapped opportunities. The founders are resolutely committed to making their mark in every corporate entity. So, resolutely committed to making their mark in every corporate entity across India. Now, the expansion plan is divided into 3 phases. इन्होंने अपने expansion plan को 3 phases में divide कर रखा है, beginning with the targeted markets of Delhi, NCR and Mumbai. Recognizing the unique needs of the working class in these cities, the strategy team has identified a crucial aspect, and that is personalization. So working class के हिसाब से वो क्या करने जा रहे हैं, personalization करने जा रहे हैं. This insight has led Haryali to focus on tailor-made designs for companies. तो कंपनीज के हिसाब से डिजाइन बनाने की बात हो रही है, सेटिंग देम अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज्ड ऑफरिंग प्रोवाइडेड बाय द कॉम्पिटिटर्स. सो कंपनी की नीड के हिसाब से वो क्या करेंगे, कंपनी के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से दे विल बी प्रोवाइडिंग द टेलर मेड डिजाइंस. Additionally, Haryali has introduced the green card point system. तो क्या ऑफर कर रहे हैं वो, ग्रीन कार्ड पॉइंट सिस्टम भी ऑफर कर रहे हैं. An innovative initiative where employee who choose to incorporate their products into their workspaces accumulate points. वो जितना यूज करेंगे उनके प्रोडक्ट्स को, उनको उतना पॉइंट मिलेगा, और दैट पॉइंट कैन बी रिडीम्ड फॉर परचेज ऑफ हर्बल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑन वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. तो वो उस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज के वक्त रिडीम कर सकते हैं हर्बल प्रोडक्ट को खरीदते वक्त. द कंपनी हैज एक्सपीरियंस्ड रोबस्ट ग्रोथ इन द पास्ट ईयर एंड नाउ एम्स टू एक्सपैंड इट्स रेट्स थ्रू बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स. दिस मल्टीफेसेटेड अप्रोच पोजीशंस हरियाली फॉर इवन ग्रेटर सक्सेस इन द कमिंग ईयर्स. दिस इज योर केस स्टडी. तो क्या बोल रहे हैं हम, हरियाली क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मिंग कॉर्पोरेट स्पेसेस इनटू ग्रीनर एनवायरनमेंट, ये इनका बिजनेस मॉडल. वो क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट स्पेसेस को ग्रीनर एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं. 6 विजनरी फाउंडर हैं इनके पास. मिड मैनेजमेंट में इनके पास कुछ 4 लोग हैं और 50 लोग जो हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं. स्टाउंडिंग 3000 यूनिट्स पर डे का इनका प्रोडक्शन है. इंडस्ट्री गैप को इन्होंने समझा, एक्सप्लोर किया, अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज को. फाउंडर्स इज हाईली कमिटेड to making their mark in every corporate entity across India. वो हर एक corporate entity तक पहुंचने की बात कर रहे हैं. 3 phases में उनका ग्रोथ होना है. पहला टारगेट उनका दिल्ली, एनसीआर एंड मुंबई है. कस्टमर्स के यूनिक नीड्स को उन्होंने समझा, पर्सनलाइजेशन को टारगेट किया और टेलर्ड मेड डिजाइन उन्होंने कंपनीज के लिए ऑफर किया. ग्रीन कार्ड पॉइंट सिस्टम एक एडिशनल बेनिफिट वो ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि वो जब वो प्रोडक्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने वर्किंग स्पेसेस में, इन दैट केस दे विल गेट द पॉइंट एंड दैट पॉइंट कैन बी रिडीम्ड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर बाइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. राइट, सो दिस इज द आइडिया ऑफ द केस. नाउ सी द एमसीक्यूज. क्वेश्चन नंबर 1. Green Zone has been the leader in the industry and has deployed some barriers to entry on new players wanting to tap into this growing industry. तो उन्होंने बैरियर्स टू एंट्री लगाया. राइट, apparently Haryali has been struggling on the very same front and thus the barriers magnitude increases. Which of the following barriers to entry is used by Green Zone? अब सवाल है कि किस तरह का बैरियर टू एंट्री ग्रीन जोन यहां यूज कर रहा है. तो ये है बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन. क्या ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ना. वी हैव टू रेफर टू केस अगेन कि बैरियर्स टू एंट्री आपको कहाँ दिख रहा है, जरा सोचो. बैरियर्स टू एंट्री में कहीं भी कुछ भी खास क्लियर कट डिस्कशन नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड इट आउट. यू नो, विजनरी फाउंडर्स हैं, डेडिकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, फोर फ्रंट है विद एन इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो ऑफ 800 डिजाइन कैटरिंग टू 50 क्लाइंट्स. ग्रीन जोन प्रोडक्शन फैसिलिटी चर्न्स आउट एन astounding 3000 यूनिट्स पर डे. राइट, तो नाउ दिस इज समथिंग व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हियर, है ना. इसको आपको समझना होगा. हम क्या बात कर रहे हैं, 3000 यूनिट्स पर डे. सो वन थिंग दैट दिस कंपनी इज एंजॉइंग इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये किस चीज को एंजॉय कर रहा है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर रहा है. राइट, सो एंट्री बैरियर की जब हम बात करते हैं, बैरियर्स टू एंट्री की जब हम बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर टू एंट्री इज यूज्ड बाय ग्रीन जोन. देखो, ब्रांड आइडेंटिटी, स्विचिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जिक्र यहाँ जरूर है कि प्रोडक्शन लेवल इनका क्या है, इनका प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई है. और हम जानते हैं जब प्रोडक्शन लेवल हाई होता है तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट हमारा लो होता है, और इसी को हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल. और हम जानते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होता है दैट इज अ क्लियर कट एंट्री बैरियर. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ. हरियाली ग्रीन पॉइंट्स सिस्टम फॉल्स अंडर विच स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टेक्निक. मार्केटिंग टेक्निक में 13 मार्केटिंग टेक्निक्स आपने पढ़ा हुआ है.
देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग. सोशल मार्केटिंग होता है हमारे पास, ऑगमेंटेड मार्केटिंग होता है हमारे पास, पर्सन मार्केटिंग होता है, प्लेस मार्केटिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होता है. राइट, इस तरह से आपने एनलाइटन मार्केटिंग होता है, डी मार्केटिंग होता है. 13 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को आपने पढ़ा हुआ है. उनमें से आपको बताना है कि ग्रीन पॉइंट सिस्टम जो है वो किधर फॉल करेगा. यानी कि ग्रीन पॉइंट सिस्टम क्या था बेसिकली, तो वहां साफ साफ लिखा हुआ था एक एडिशनल बेनिफिट है ना, एक एडिशनल फीचर है व्हाट द कंपनी इज ऑफरिंग टू इट्स कस्टमर, कि अगर आप प्रोडक्ट को इंक्लूड करते हैं अपने वर्क स्पेस में, तो उस कंडीशन में आपको पॉइंट दिया जाएगा, ग्रीन पॉइंट्स, जिसको आप रिडीम कर सकते हैं ऑनलाइन परचेज के वक्त. तो दिस इज अ काइंड ऑफ व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑगमेंटेड मार्केटिंग. ऑगमेंटेड मार्केटिंग का मतलब यही होता है जब हम कोर प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट ऑफर कर रहे होते हैं कस्टमर को, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड मार्केटिंग. दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, ऑगमेंटेड मार्केटिंग. सो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में मैं हमेशा से आपको कहता आ रहा हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, अगर आप तैयार हो पूरे सिलेबस के साथ, तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर दोगे. एमसीक्यू सॉल्व करने का यही तरीका है बेसिकली, कि यू हैव टू हैव कमांड ओवर द कॉन्सेप्ट. सो क्या है ऑगमेंटेड मार्केटिंग में, फिर से एक बार बता देता हूं. जब हम कोर प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो उसे ऑगमेंटेड मार्केटिंग कहा जाता है. और यहां एग्जैक्टली यही किया जा रहा है. दिस इज द एडिशनल फीचर विच इज बीइंग ऑफर्ड विद द कोर प्रोडक्ट. Question number 3. What demonstrate the strategic intent of the Haryalis founder in their commitment to make their mark in every corporate entity across India? So देखो, ये तो आंसर ही लिख दिया इन्होंने क्वेश्चन में. स्ट्रेटेजिक इंटेंट हमें देखना है फाउंडर का. इन देयर कमिटमेंट टू मार्क इन एवरी कॉर्पोरेट एंटिटी अक्रॉस इंडिया, यही तो कमिटमेंट था. उस लाइन को भी हमने अंडरलाइन किया था. द विजन इज टू रीच एवरी कॉर्पोरेट एंटिटी. डी विल बी आंसर. सेटिंग, ये सब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो विजन टू रीच एवरी कॉर्पोरेट एंटिटी इज द आंसर. क्वेश्चन में ही आंसर है, राइट. क्वेश्चन नंबर 4. द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द हरियाली इज apparently like any other company with a lot of founders, top management, as the middle office work is undertaken by business automation. Middle office work is undertaken by business automation. So ये मेरा टॉप मैनेजमेंट है, ये मेरा मिडिल मैनेजमेंट है, ये मेरा लोअर मैनेजमेंट है. क्वेश्चन कह रहा है जो मिडिल ऑफिस का वर्क है दैट इज बीइंग टेकन अवे बाय द आईटी, द ऑटोमेशन, आईटी एंड कम्युनिकेशन. मिडिल मैनेजमेंट के काम को जब रिड्यूस करता है, तो उस कंडीशन में मेरा मिडिल मैनेजमेंट क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. तो टॉप मैनेजमेंट अभी भी ब्रॉड है, लोअर मैनेजमेंट अभी भी ब्रॉड है, और मिडिल मैनेजमेंट क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. सो दिस इज व्हाट इट इज सीन बाय द क्वेश्चन हियर. इट डज रिड्यूसेस कॉस्ट, बट द लोअर मैनेजमेंट हैज लेस अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. जैसे ही ऐसा होता है तो यहां के पोजीशंस कम हो जाते हैं मिडिल मैनेजमेंट के. तो जो लोअर मैनेजमेंट होता है इसमें करियर डेवलपमेंट चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, राइट. सो दैट इज मेंशन्ड हियर. बेस्ड ऑन दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ हरियाली इज. तो आप बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है ये. तो हमारा आंसर क्या होगा, आवरग्लास स्ट्रक्चर. आवरग्लास स्ट्रक्चर. देखो आवरग्लास स्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन ही बता रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं किया इन्होंने, 4 लाइन में उन्होंने आवरग्लास स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया है. तो बड़ी आसानी से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5. इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी डिटरमिन अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री. हम जानते हैं कि जब इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी हाई होती है, उस कंडीशन में प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री विल गो डाउन. द राइवलरी बिटवीन द टू कंपनीज इज फ्यूरियस एंड द प्रॉफिटेबिलिटी शैल बी लो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ द बिलो फैक्टर. याद करो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन. जब हम राइवलरी की बात करते हैं तो राइवलरी अमंग फर्म का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग प्लेयर है उनके बीच का फाइट. जब ये इंटेंसिटी बढ़ती है तो इंडस्ट्री की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाती है. हमसे पूछा जा रहा है दैट the intensity of rivalry between two companies is furious and the profitability shall be low because of all the below factors except, यानी कि कोई एक ऐसा फैक्टर है जिसका इंपैक्ट आपको इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी पे नहीं होता है. ये क्वेश्चन है कट थ्रोट कंपटीशन से कि किन कंडीशंस में इंडस्ट्री में कट थ्रोट कंपटीशन देखा जाता है. फैक्टर्स अगर आपको याद हैं बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर दोगे. पहला है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बिजनेस. गलत है ये. हम जानते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी को इंपैक्ट नहीं करता, फिक्स्ड कॉस्ट करता है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं करता. ग्रीन जोन इज करेंटली द इंडस्ट्री लीडर. इंडस्ट्री लीडर से फर्क पड़ता है. अगर इंडस्ट्री छोटा और नंबर प्लेयर्स कम है और इंडस्ट्री लीडर है तो उस कंडीशन में वो डिसिप्लिन कर सकता है ऐसे कंपनीज को जो प्राइस वॉर इनिशिएट करता है. तो ये तो सही है. इंडस्ट्री ग्रोथ इज स्लो. जब ग्रोथ स्लो होता है तो इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी बढ़ती है, तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है. ये भी सही है. कंपनीज आर प्लानिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अगर होगा तो इसका भी इंपैक्ट होगा, तो ये भी सही है. वेरिएबल कॉस्ट इज द रॉन्ग ऑप्शन.
तो हम कहेंगे जो राइवलरी है, जो फ्यूरियस होता है राइवलरी अमंग फर्म्स, और जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, इस पे बाकी 3 फैक्टर का इंपैक्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट का नहीं होगा। वेरिएबल कॉस्ट नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, अगर आपको याद हो तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट पूछा है कि कौन सा काम नहीं करेगा, तो हम बोलेंगे ए इज नॉट द वैलिड पॉइंट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर में एरर हो गया है इस डॉक्यूमेंट में। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, करेक्ट करते हुए चलना। लक्स हील इज अ कटिंग एज हेल्थ केयर इक्विपमेंट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो हेल्थ केयर की कंपनी है ये, फाउंडेड बाय स्टीम्ड इंडियन मेडिकल academicians. The company secured a substantial investment of approximately 115 crores from a Pune-based venture capital firm to meet its capital requirement. ठीक है, recently Lux Heal unveiled its ground-breaking automated mind-mapped wheelchair. है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये बड़ा इनोवेशन है और साथ ही साथ मार्केट में रिस्पॉन्स भी है। ऑटोमेटेड माइंड मैप्ड व्हीलचेयर, व्हीलेक्स नाम है इसका, which garnered recognition and accolades worldwide. The product earned the prestigious Industry Differentiator Award at an international conclave, solidifying its position as an industry innovator. Dr. Buddhi Raja assumed the role of CEO. बुद्धि राजा क्या है? CEO हो गए, steering the company from a challenging position to a leadership position in innovation. So leadership position in innovation. His transformative leadership style, देखो लीडरशिप स्टाइल को मेंशन किया गया है ना, तो हमें इसको हाईलाइट करके रखना है, इस पे एमसीक्यू हो सकता है। Fostered a culture of unity and inspiration among employees. Notably, he initiated a company-wide competition to encourage and recognize exceptional innovation. तो ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करता है। आपको याद होगा लीडरशिप 2 तरह के होते हैं, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। जहां ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में हम क्लियर कट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उस ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट या नॉन अचीवमेंट के लिए रिवॉर्ड या पनिशमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वही हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में एंथुसियाज्म की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं। One of the company's key strategic strength lies in its advanced benchmarking process. However, in their eagerness to enter the market and showcase their product range, Lux Heal overlooked implementing some of the valuable insights and conscious conclusions derived from these processes. तो ये इनसे गलती हुई है ना, इन्होंने कुछ फैक्टर्स को ओवरलुक किया है while implementation. Wheelex is poised to establish Lux Heal as a specialized player in the market, catering to affluent elderly individuals. The company has received interests from Vigo. अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बनना शुरू हो रहा है। A global leader in wheelchair production, promising a partnership involving shared branding and facilities. The board is inclined towards accepting this offer. तो इनको Vigo से, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इनसे इनको ऑफर मिला है पार्टनरशिप का, जो कंपनी सीरियसली कंसीडर कर रही है। Nevertheless, Vigo is entangled in a legal dispute with its distribution partners, necessitating Lux Heal invest considerable effort in building its own distribution channel. अब Vigo का डिस्प्यूट चल रहा है उनके डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के साथ, तो Lux Heal को अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना होगा into building its own distribution channel. So this is very important aspect. Given the rising population of affluent elderly individuals and the escalating demand for high-end medical equipments, Lux Heal is well positioned to realize its visionary goals. The company's success hinges on effectively executing its innovative ideas. So this is the case scenarios. Lux Heal क्या है? हेल्थ केयर कंपनी है। कौन सा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो बवाल मचा रखा है? सो Wheelex, राइट। लीडरशिप किसके पास है? बुद्धि राजा के पास। किस तरह के लीडर है ये? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि Lux Heal ने कुछ पॉइंट को ओवरलुक भी किया था। एल्डरली इंडिविजुअल की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये इनके लिए एक अच्छी बात है। इनको Vigo से पार्टनरशिप का ऑफर आया, ये Vigo से पार्टनर होना चाहते हैं, लेकिन Vigo का उनके अपने डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स के साथ लीगल डिस्प्यूट चल रहा है। तो Lux Heal को ये पता है कि इन्हें अपना न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एस्टैब्लिश करना होगा। दिस इज द केस। नाउ सी द क्वेश्चन। Lux Heal is envisaged and is the most admired and responsible healthcare equipment company with an international footprint. और अब इसका कुछ नहीं कर सकते हो आप, ढेर सारा थ्योरी डाला जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। वो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछ रहे हैं तो है ही ना, वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो है ही आपके सिलेबस में, जो आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। Now they are making stories and you have to find your answer from that. यही केस सिनेरियो का बेसिक फायदा होता है। So आपको क्या करना है? आपको
आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वाइल रीडिंग द केस सिनेरियो आप रेलिवेंट की फैक्ट्स को क्या कर सको, हाईलाइट कर सको जो आप सीख रहे हो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. इज दिस अ विजन और अ मिशन? लक्सील इज इन्वेस्टेड and is the most admired and responsible healthcare equipment company with an international footprint. Is this a vision or mission? If this Lux Heal's vision, of course this is a vision, then which of the following is not essential while crafting the strategic vision? अब essentials of crafting the strategic vision आपको केस सिनेरियो में तो मिलेगा नहीं. ये तो भाई यही तो आप नॉलेज का एप्लीकेशन है ना. केस सिनेरियो का मतलब है आपके पास जो नॉलेज है उसको आप अप्लाई कर रहे हो while solving the questions. तो एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपको आंसर मिलेगा. वैसे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है एसेंशियल्स व्हाइल ड्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजिक विजन. पहला देखो, इट शुड क्लियरली एल्यूमिनेट द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड. पहला रिक्वायरमेंट है ये विजन का. विजन क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा, किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है. तो ये तो नहीं हो सकता. इट शुड क्रिएट एंथुजियाज्म अमंग मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एसेंशियल है. बेस्ट वर्डेड विजन की हम बात करते हैं हमेशा कि क्लैरिटी होनी चाहिए और एंथुजियाज्म क्रिएट होना चाहिए मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर. रिजिडली डिफाइंड, हम कहते नहीं सर ये गड़बड़ है. रिजिडली डिफाइंड विजन नहीं होता. विजन को फॉर्मुलेट करते वक्त हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. सो नॉट पूछा है ना, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. डी में है दिस इज अ मिशन स्टेटमेंट एंड इज नॉट अ विजन स्टेटमेंट, है ना. तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं बनता क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है नॉट एसेंशियल व्हाइल ड्राफ्टिंग द विजन, तो हम बोलेंगे सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडरिंग द नीड फॉर लक्स हिल टू बिल्ड इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ड्यू टू वीगोज लीगल डिस्प्यूट. वीगो का अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के साथ लीगल डिस्प्यूट है, तो लक्स हिल को अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करना पड़ेगा. विच कैटेगरी इन द बीसीजी मैट्रिक्स माइट बी रेलेवेंट फॉर दिस एफर्ट. तो किस कैटेगरी में जाएगा बताओ? ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डेवलप कर रहा है. अगर ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डेवलप कर रहा है तो बीसीजी में हमारे पास 4 सेल होते हैं. याद करो, क्वेश्चन मार्क होता है, स्टार होता है, कैश का होता है, डॉग होता है. हमसे पूछ रहा है भाई किस सेल में की बात कर रहे हैं हम. तो जाहिर सी बात है जब अपना न्यू ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना रहा है तो दैट विल बी द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क ही इंट्रोडक्शन होता है ना, क्योंकि अभी बन ही रहा है, तो ये क्या होगा? क्वेश्चन मार्क में जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? डी. क्वेश्चन नंबर 3, Dr. Budhiraja has been instrumental in bringing about monumental changes in the company's structure and working culture. He has been very approachable yet feared by employees at all levels. What kind of leadership style can his style be termed as? तो किस तरह का लीडरशिप स्टाइल हम कह सकते हैं इसको? बुद्धि राजा के बारे में हमने देखा था कि ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल के सिनेरियो में ही लिखा हुआ है. ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप स्टाइल, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है. क्या बोल देंगे? ट्रांसफॉर्मेटिव. ये रहा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल. हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. कभी भी ओवरथिंक मत करना. ओवरथिंक करोगे आंसर्स गलत होंगे. ओवरथिंक नहीं करना है. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से स्ट्रेट अवे आपके आंसर्स निकल के आएंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, द रिसेंट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दैट द कंपनी हैज गॉट फॉर विलेक्स has turned around its strategy altogether. ठीक है. Which of the following Michael Porter's generic strategy should Lux Heal follow? लक्सील को किस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए माइकल पोर्टर जेनरिक स्ट्रैटेजी के हिसाब से? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि पहली बात तो ये है कि सर डिफरेंशिएशन की बात हो रही है. विलिक्स जो है ना वो बहुत ही हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, अगर देखा जाए तो वेरी एडवांस प्रोडक्ट है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है. तो ये है डिफरेंशिएशन और ये एल्डरली के लिए है. इसका मतलब ये फोकस्ड डिफरेंशिएशन है. ये क्या है? फोकस्ड डिफरेंशिएशन है, क्योंकि ये एक निश के लिए है लेकिन साथ ही साथ क्या है? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? फोकस्ड डिफरेंशिएशन विल बी आवर आंसर. नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एंट्री बैरियर्स फॉर लक्सील? लक्सील के लिए की एंट्री बैरियर क्या है? तो क्या एंट्री बैरियर हो रहा है लक्सील के लिए? क्या परेशानी है लक्सील को? तो हम कहते हैं सर उसने वीगो के साथ पार्टनरशिप तो कर लिया लेकिन लक्सील के पास अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का इशू है, क्योंकि वीगो का अपने डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के साथ लीगल डिस्प्यूट चल रहा है. तो अगर एंट्री बैरियर की बात करें ना हम लक्सील के लिए, तो इसके पास एंट्री बैरियर आ रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज अ प्रोमिनेंट एंट्री बैरियर. हमने एंट्री बैरियर में पढ़ा हुआ है. सो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज वर्किंग एज अ प्रोमिनेंट एंट्री बैरियर फॉर द लक्सील. ये आपके हो गए पांचों के पांचों क्वेश्चंस, राइट? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट? नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 5. See this, introducing Strong Girls Private Limited, a pioneering early stage health beverage company,
अर्ली स्टेज की कंपनी है, हेल्थ बेवरेज में डील करती है, हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर, लेड एक्सक्लूसिवली बाय अ डायनेमिक टीम ऑफ वुमेन, है ना, वुमेन ही चला रही है इस कंपनी को। रिकॉग्नाइजिंग टू क्रूशियल फैसेट्स ऑफ देयर इंडस्ट्री, द कंपनी अंडरस्टूड द हाइटेंड हेल्थ कॉन्शियसनेस अमॉन्ग द यूथ, यानी कि ये बता रहा है कि यूथ में हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है, and the abundance of options available in the market to meet their demands. Okay, with these insights in mind, they unveiled their flagship product, Ava Juice, a health drink made from amla, papaya, aloe vera, and neem, meticulously designed to bolster the immunity of young teenage girls. किसकी बात की जा रही है? इम्यूनिटी की बात की जा रही है। सो हेल्थ कॉन्शियस यूथ को टारगेट किया जा रहा है और एवा जूस लॉन्च किया गया जो इम्यूनिटी बूस्टर होगा। What sets Ava Juice apart is its unique value proposition of delivering both health benefits and delectable flavors through organic ingredients. To gain a competitive edge in the market segment, the company implemented a standardized production process. This strategic move translated into augmented profit margins and increased bargaining power. Correct? Ava Juice has been strategically classified as a star in BCG growth matrix due to its rapid growth trajectory and substantial funding requirement. इसको क्या किस तरह से डिनोट किया गया? स्टार की तरह। तो स्टार है ये बीसीजी मैट्रिक्स का। The marketing team has played a pivotal role in charting the success of Ava Juice, recognizing the historically low customer loyalty and retention rate in the health beverage industry. The company took proactive steps to address this challenge. They established collaboration with prominent schools in Karnataka and forged an agreement with the state government of Karnataka to offer Ava Juice to girls in the government schools at highly subsidized rate of just 1 rupee each. 1 रुपये का जूस ये ऑफर कर रहे हैं सारे के सारे गर्ल्स को इन गवर्नमेंट स्कूल। The strategic move not only guaranteed invaluable free publicity from both local and national media outlet, but also allowed the company to introduce their compelling tagline, "We offer tasty health for our team." क्या tagline है? We offer tasty health for our teens. This tagline was strategically propagated as a trending topic on the social media, significantly amplifying brand awareness. Effectively, the company has carved out a distinctive position in the niche market segment, yielding impressive profit margin as a result. Strong Girls Private Limited stands as a beacon of innovation and empowerment in the health beverage industry, setting a new standard for quality and purpose-driven product. So this is your case scenario. ये किस चीज की बात कर रहे हैं? तो हम कहते हैं सर स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड है जो हेल्थ बेवरेज में है, राइट? वुमेन ही चलाती हैं और यूथ के हेल्थ कॉन्शियसनेस को टारगेट करते हुए उन्होंने एक हेल्थ ड्रिंक बनाया है एवा जूस के नाम से, राइट? साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, इनका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है, राइट? स्टार में इसको प्लेस किया जा सकता है, गवर्नमेंट के साथ टाई अप है और गवर्नमेंट स्कूल के गर्ल्स को दे आर ऑफरिंग सब्सिडाइज रेट, 1 रुपये का ही जूस वो क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। वी ऑफर टेस्टी हेल्थ फॉर आवर टीन्स, ये इनका टैगलाइन है, राइट? निश मार्केट सेगमेंट को ये क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर सिनेरियो। आ जाओ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। एज पर पीटर ड्रकर, it is important to have a meaningful answer to the question what business are we in। हम जानते हैं, है ना, पीटर ड्रकर साहब का ये कॉन्सेप्ट था what business are we in। the answer is the mission statement of course, बट जब हम कहते हैं ना what business are we in, तो यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आपसे अभी कर देता हूं। जैसे हम कहते हैं what business are we in, तो इसका आंसर 2 तरह से दिया जा सकता है, एक होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड, एक होता है मार्केटिंग ओरिएंटेड। जब हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, लेकिन जब हम मार्केट ओरिएंटेड की बात करते हैं तो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव होता है, कस्टमर एंड सोसाइटी के वेलफेयर की हम बात उस स्टेटमेंट में करते हैं, राइट? सो व्हाट बिजनेस आर वी इन? टू एवा जूस द कंपनी आंसर्ड द फॉलोइंग एज वी ऑफर टेस्टी हेल्थ फॉर आवर टीन्स। वी ऑफर टेस्टी हेल्थ फॉर आवर टीन्स। टेस्टी हेल्थ मतलब दे आर व्हाट? मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर, जाहिर सी बात है। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज दिस स्टेटमेंट फॉल? हम कहते हैं सर ये मिशन है ना, क्लियर कट। ये किसकी बात की जा रही है? ये मिशन की बात की जा रही है। व्हाट बिजनेस आर वी इन? आंसर इज द मिशन स्टेटमेंट एंड आंसर शुड बी मार्केटिंग ओरिएंटेड ऑलवेज। नंबर 2, द प्रोसेसेस हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड। अभी हमने हाईलाइट किया था इसको भी। देखो यही इंपॉर्टेंट है, केस सिनेरियो पढ़ते वक्त आप जिस पॉइंट को हिट करो ना उसी पे एमसीक्यू दिखना चाहिए, तब तो मजा है। इसका मतलब आपने सिनेरियो पढ़ना सीख लिया, सारे क्वेश्चंस को कवर करना, लास्ट तक कवर करना। ट्रस्ट में ये जो प्रैक्टिस आपको मैं करा रहा हूं ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। The processes have been standardized as a strategy to improve margin and gain more negotiation power in the market.
Which of the generic strategies by Michael Porter has the company deployed to create a favorable scenario for itself? तो किस तरह का जेनरिक स्ट्रैटेजीज, माइकल पोर्टर की किस तरह के स्ट्रैटेजीज को कंपनी ने अप्लाई किया है? सो वन थिंग इट इज वेरी क्लियर दैट दिस इज निश, है ना, वो किसको टारगेट कर रहे हैं? वो निश को टारगेट कर रहे हैं। तो निश को लेके तो हमारे पास बहुत क्लैरिटी है। इसका मतलब क्या होगा? फोकस्ड होगा, नो डाउट। ₹1 का भी जूस वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, दे आर हैविंग, यू नो, देयर कॉस्ट इज लो एंड दैट बेनिफिट दे आर ऑल्सो गेटिंग हियर। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, है ना, वो अपने कॉस्ट को भी कम कर पा रहे हैं, साथ ही साथ वो एक निश को टारगेट कर रहे हैं। और हम जानते हैं जब हम निश को टारगेट करेंगे विद लो कॉस्ट तो उसको फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, Eagerness of developed a framework which describe the intensification options available with the firm which of the following did Strong Girl Private Limited uses for intensifying Eva Juice? देखो, एवा जूस को इंटेंसिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? हम जानते हैं इंटेंसिफिकेशन में हमारे पास 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट एंड मार्केट पेनिट्रेशन। अगर हम एवा जूस की बात करें, व्हाट दे डिड एक्चुअली, उन्होंने क्या किया? एक नया मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करी है, जो हेल्थ कॉन्शियस बायर्स हैं उनको टारगेट करके, राइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? मार्केट डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। Which factor from the pestle analysis played a crucial role in the company's decision to focus exclusively on the health of beverage market for teenage girls? कंपनी ने ऐसा क्यों किया? हमने अभी के सिनेरियो में देखा था कि कंपनी ने इस बात को समझा कि यूथ जो है वो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, और हेल्थ कॉन्शियस यूथ को टारगेट करते हुए उन्होंने क्या किया? एक हेल्दी जूस उनके हिसाब से उन्होंने लॉन्च किया मार्केट में। तो आइडिया बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये किस तरह का फैक्टर है? तो हम क्या बोलेंगे? सर ये सोशल फैक्टर है। ये किस तरह का फैक्टर है? ये सोशल फैक्टर है। सो आंसर इज व्हाट? ए। यहाँ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और लीगल का कोई लेना देना नहीं है। ये एक सोशल ट्रेंड है कि यूथ में ट्रेंड है इस बात को लेके कि दे आर preferring drinks, beverages which is healthy beverages। तो ये एक सोशल ट्रेंड है जिसको कंपनी ने क्या किया है? टैप किया है। नंबर 5, एवा जूस कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ स्टार एज पर द बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स। लिखा हुआ है केस सिनेरियो में, बेस्ड ऑन द रैपिड ग्रोथ इट हैज शोन दैट द इनॉर्मस फंड्स इट डिमांडेड टू मेंटेन द मार्केट and fuel the growth potential. We know the star में क्या होता है? Star generate a lot of profit, but a considerable amount of profit is reinvested to maintain the growth. What would Eva Juice turn into as per the matrix when it growth slows down? जब स्टार में ग्रोथ जब स्लो होता है तो फिर वो किस में टर्न आउट होगा? आप अच्छी तरह से आपको याद होगा कि दो हमारे पास बिजनेस ग्रोथ रेट होता है, रिलेटिव मार्केट शेयर होता है। बिजनेस ग्रोथ रेट हाई लो हो सकता है, रिलेटिव मार्केट शेयर हाई लो हो सकता है। तो जब मेरा बिजनेस ग्रोथ रेट हाई है और रिलेटिव मार्केट शेयर लो है तो इसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जब दोनों हाई है तो इसको स्टार कहते हैं। जब धीरे धीरे इंडस्ट्री का ग्रोथ लो होता है, राइट, और हमने अगर अपने मार्केट को मेंटेन करके रखा तो यही स्टार कन्वर्ट होता है कैश कॉ में, और लास्ट सेल हमारा डॉग का होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि एवा जूस किस में टर्न होगा जब ग्रोथ रेट क्या होगा? स्लो होगा। तो जब ये स्टार है तो किस में टर्न होगा? कैश काउ में टर्न हो जाएगा। सो आंसर इज व्हाट? कैश काउ। Star gradually turns into what? Cash cow, and that is why it is called as a star. If everything goes well, it will be converted into cash cow. Question number 6. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। Midori Tech, a Japanese information technology giant, recently got into a multi-million-dollar deal with Designer Private Limited of Bangalore. ठीक है, a user interface designing company। क्या बनाती है ये? UI बनाती है, user interface बनाती है। Now, Midori Tech is a leader in developing firewall for cloud security services, and this deal would help it leverage the latest user-friendly design of Designer Private Limited to be incorporated in its own system. तो वो फायरवॉल बनाते हैं क्लाउड सिक्योरिटी के लिए। अब ये जो टाई अप है इसमें वो अपना यूजर फ्रेंडली डिजाइन को यूज कर पाएंगे। The major motive of the both companies is to capture the budding segment of the market, which is very difficult to do given one's own isolated operations। तो दोनों अपने दम पे अचीव नहीं कर पाते, इसीलिए दोनों साथ आए। कुछ समझ में आया? अगर दोनों अपने दम पे अचीव नहीं कर पाते इसीलिए दोनों साथ आए, तो सर ये हमें स्ट्रेटेजिक अलायंस का इंडिकेशन दे रहा है। तो क्वेश्चन होगा स्ट्रेटेजिक अलायंस पे, पक्का होगा। वी विल सी दैट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डील इज अ शेयर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन बैंगलोर, a 70-30 investment in R&D over the period of next 5 years. The advancement in cloud computing are to be matched with other global giants, and this center will provide world-class excellence for the requisite. Mr. B.K. Suman, the erstwhile
head of the Designer Private Limited has been appointed as the general manager of the R&D center and will report directly to the CEO of the Midori Tech. Okay, Midori Tech has been, इसमें R&D को हमें ध्यान में रखना है, इस पे भी हमें MCQ दिखेगा. Midori Tech has been in the industry for over 30 years and has over 500 clients. For better control and ease of business, it has divided its business segment as per the client industry. Thus, it has 4 major segments: robotics, e-commerce, energy and others. किसके आधार पे बांट दिया इन्होंने? क्लाइंट्स इंडस्ट्री के आधार पे इन्होंने डिवाइड कर दिया है अपने बिजनेस सेगमेंट्स को और 4 मेजर सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करके रखा है. The company had been eyeing 5 profitable Indian companies for a design-oriented deal over the course of 1 year. They ran multiple financial models to find the most suitable synergy and finally zeroed in with the Designer Private Limited. This was covered by all major media houses and this is one of the biggest Indo-Japan deal in the last decade. The future is uncertain, but the companies through combined synergies have a stable market standing and growth-oriented future in the purview. तो ये बेसिकली आपका केस सिनेरियो है. 2 कंपनीज है, एक मिडोरी टेक है और एक आपका डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड है. इन दोनों के बीच में डील हुआ है, राइट. ये जो आपका डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड है वो क्या बनाती है? यूजर इंटरफेस. और जो आपका मिडोरी टेक है वो फायरवॉल बनाती है क्लाउड सिक्योरिटी के लिए. तो ये दोनों जिस ऑब्जेक्टिव को अकेले अकेले अचीव नहीं कर सकते, इसके लिए वो साथ में आ गए. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉमन इन्होंने अपना शुरू किया है, राइट. सो दिस इज मोर और लेस योर आइडिया ऑफ योर केस सिनेरियो, राइट. चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो. रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, एनर्जी एंड अदर्स, ये 4 सेगमेंट में उन्होंने अपने बिजनेस को क्या किया है? डिवाइड किया है. आर सेपरेट यूनिट्स ऑफ मिडोरी टेक दैट हैव बीन डिवाइज्ड फॉर ईज ऑफ कंट्रोल. Which of the following is not a characteristics that would have helped them identify and separate units for better strategic management? अब पता है ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है कि भाई वो कौन से आधार हैं जिस आधार पे आप अपने बिजनेस को सेगमेंट में बांटते हो. ये क्वेश्चन है बेसिकली. आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सा है जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जिसके आधार पे बिजनेस को यूनिट्स में बांटा जा सकता है बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए. तो देखो, क्या मार्केट के आधार पे हम डिवाइड करते हैं यूनिट्स को? यस. क्या टेक्नोलॉजीज के आधार पे डिवाइड करते हैं? यस. क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के आधार पे डिवाइड करते हैं? यस. लेकिन क्या कस्टमर प्रेफरेंस के आधार पे डिवाइड किया जाता है? नो. सो इस केस में कहीं भी कस्टमर प्रेफरेंस की बात हो ही नहीं रही है, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, कस्टमर प्रेफरेंस के आधार पे डिवीजन नहीं होता. तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी. अच्छा, नंबर 2, Designer Private Limited and Midori Tech's deal fall under which type of expansion strategy? अभी हमने कहा था, पहला पैराग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा था. ये बड़ा टफ क्वेश्चन था, लेकिन पहले पैराग्राफ में ही इंडिकेशन दिख रहा था हमें. और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेटेजिक अलायंस. क्योंकि स्ट्रेटेजिक अलायंस क्यों कहलाएगा? कि दोनों अपने अपने इंडिविजुअल ऑपरेशन से जो नहीं कर सकते थे वो अब साथ मिलकर कर सकते हैं, और यही रीजन है कि दोनों साथ आए, और यही अलायंस का डेफिनेशन होता है. नंबर 3, The R&D center at Bangalore will be a game changer for both the companies. दोनों ने मिलकर R&D center बनाया है. Which of the following is not an approach for implementation that Mr. Suman can deploy? तो अब R&D strategy implementation की बात की जा रही है. First firm to market new technology, इसको innovation कहते हैं. Innovative imitator of successful product, इसको imitation कहते हैं. तो इनोवेशन का मतलब क्या हुआ? आपने इनोवेट किया, आपने अपने R&D सेंटर में कोई इनोवेटिव कॉन्सेप्ट बनाया, ये एक स्ट्रेटजी होती है इंप्लीमेंटेशन का, इसको हम इनोवेशन कहते हैं. तो चलेगा, टेक्नोलॉजी लीडर कहा जाता है इसको. उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी इमिटेटर. टेक्नोलॉजी इमिटेटर क्या करता है? दूसरे कंपनीज के टेक्नोलॉजी को इमिटेट कर लेता है, कॉपी कर लेता है. ये भी आप R&D के थ्रू करते हो, ये भी चलेगा. ये दोनों सही है. तीसरा देखो, बीइंग अ मीडिएटर इन ट्रेडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. चौथा देखो, लो कॉस्ट मास प्रोड्यूसर. ये तीसरी स्ट्रेटजी है. ये 3 बड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रेटजी होता है. टेक्नोलॉजी लीडर, उसके बाद आपका इमिटेटर आ गया, इसको फॉलोअर भी कहा जाता है. फॉलोअर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो किसी ने इनोवेट किया हम उसको कॉपी करते हैं. सो वी हैव द लीडर, वी हैव द फॉलोअर एंड देन वी हैव द कॉपियर. कॉपियर का मतलब क्या होता है? कि कॉपियर के केस पे हम प्रोडक्शन फैसिलिटी पे ध्यान देते हैं और प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं ताकि हम अपने कॉस्ट पर यूनिट को कम कर सके. ड्रास्टिकली कॉस्ट क्या होता है इसमें? कम होता है. ये तीनों ही तरीके हैं R&D स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का. लेकिन मीडिएटर वाला पॉइंट नहीं है. Being a mediator in trading of new technology, this is not relevant here. आप बोलोगे यहां हम क्या बन सकते हैं? इनोवेटर बन सकते हैं, चलेगा. यहां हम क्या बन सकते हैं? टेक्नोलॉजी फॉलोअर बन सकते हैं, चलेगा. यहां हम क्या बन सकते हैं? कॉपियर बन सकते हैं, चलेगा. ये 3 स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का तरीका होता है, लेकिन ये सी नहीं है. ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बियॉन्ड सिलेबस है.
क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजीज है ना, ये स्ट्रैटेजीज पहले होती थी आपके सिलेबस में, अब इनको हटा दिया गया है। दिस इज नॉट बीइंग टॉट, स्पेसिफिकली आपको नहीं पढ़ना है ना, जिक्र नहीं आता है ऐसा नहीं। मैंने क्लास में आपको, रेगुलर क्लास में हमेशा इन टेक्नोलॉजीज के जब भी R&D का जिक्र आता है, मैं आपको इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी जरूर बताता हूं, बिकॉज दीज आर रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो आपको इंस्टीट्यूट को देनी होगी कि वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सके। वो मान के चलते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट, आपका नॉलेज बेस बहुत एडवांस है, बहुत स्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 4, Mr. B.K. Suman shall work as a general manager of R&D center for the two companies. दोनों कंपनीज के लिए वो GM की तरह काम करेगा R&D सेंटर के लिए। At which level he be working as a general manager? So general manager किस लेवल पे काम करता है? तो आपके दोस्तों कॉर्पोरेट लेवल पे भी, बिजनेस लेवल पे भी। जहां तक B.K. सुमन का सवाल है, मेरे को दोनों का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही मुझे दोनों का ऑप्शन मिलेगा, मैं दोनों के ऑप्शन को टिक करूंगा, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल, क्योंकि जनरल मैनेजर्स आर फाउंड एट 2 लेवल्स। वहां से ये एमसीक्यू बनाया गया है ना। जनरल मैनेजर्स दोनों लेवल पे मिलते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे भी, बिजनेस लेवल पे। याद करो चैप्टर 1 को, तो वहां से ये एमसीक्यू बनाए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल बोथ। तो इसीलिए मैं बार बार हाईलाइट करता हूं आपको कि नॉलेज बहुत जरूरी है जब आप एमसीक्यू को डील करते हो। तो क्लियर है ना? किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, पक्का करके कमेंट करना। आपके दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, पक्का करके कमेंट करना। इंगेज करना जरूरी होता है। अगर आप कमेंट करते हैं, किसी क्वेश्चन में इंगेज करते हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी परमानेंट हो जाती है। दैट वर्क्स, राइट? सो डू कमेंट। Question number 5. Midori Tech's division of its business segment into robotics, e-commerce, energy and others. 4 सेगमेंट में बांटा था। Aligns with which element of the 7S McKinsey model? तो किस से ये 7S McKinsey मॉडल के किस एलिमेंट से ये बेसिकली अलाइन होता है? तो बड़ा सिंपल है ना, स्ट्रक्चर। सर हम स्ट्रक्चर की तो बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है किस तरह से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, और एग्जैक्टली यही काम कर रहा है मिडोरी टेक। सो अगर हम 7S मैकेंजी मॉडल की बात करें, तो ये 7S में 7 S होते हैं हमारे पास। और यहां किस चीज की बात हो रही है? यहां स्ट्रक्चर की बात हो रही है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और उसके आधार पर आप अपने सेगमेंट्स को बांट रहे हो। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है। सुख प्राइवेट लिमिटेड हैज बीन इंपोर्टिंग इटालियन क्रॉकरी। ये इंपोर्टर है किसका? इटालियन क्रॉकरी का, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ फेसिल सिंस 2017. The company was amongst the first one in India to introduce the innovative unbreakable crockery. Their affiliate, an Italian company which owns Fessil, had entered into a progressive deal wherein products would be sourced to India via their logistics and all marketing spend would be covered by them. तो उनके लॉजिस्टिक्स से प्रोडक्ट आएगा और सारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस को कवर करेंगे। However, customer management and nationwide distribution would be taken care by the Sukh Private Limited. तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है nationwide और जो कस्टमर मैनेजमेंट है वो सुख प्राइवेट लिमिटेड करेगा। बाकी लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग जो है वो आपको इटालियन क्रॉकरी जो प्रोवाइडर्स हैं वो देखेंगे। This required English speaking skilled workforce which has been a constant challenge for the company in India. The owner of Sukh Private Limited have been regularly at attending industry relevant conclaves, both national and international. Leaders of the company are avid readers of business magazines. Following that, it was observed that the recent sentiment of the country towards vocal for local could disrupt their Italian brand marketability. अब ये लोग जो है ना, जो ओनर हैं, वो विविड रीडर्स हैं, वो हमेशा अपडेट रहते हैं इंडस्ट्री के ट्रेंड से। तो उन्होंने ये देखा कि वोकल फॉर लोकल जो है ये बढ़ता जा रहा है, और वो चूंकि वो इटालियन से लेके आके यहां बेच रहे हैं, तो इनको अब ये लगने लगा कि ये वोकल एंड लोकल जितना पॉपुलर हो रहा है तो हमारी मार्केटेबिलिटी पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग वॉज सेटअप एंड द स्टेप्स अहेड वॉज प्लान्ड। द आउटकम ऑफ द मीटिंग वॉज टू पार्टनर विद लोकल प्रोड्यूसर ऑफ अर्दन अटेंसिल्स। अब इन्होंने कहा कि भाई वोकल फॉर लोकल को कैसे डील किया जाए, तो इन्होंने कहा क्यों ना हम लोकल प्रोड्यूसर से पार्टनरशिप करें। तो पार्टनरशिप विद लोकल प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्दन अटेंसिल्स in phase 1 of the change strategy. For this, 7 state governments were approached. The team was successful in bagging contracts from all the government departments of these 7 states and could position themselves fairly in the market. To fund this new investment, they have planned to slowly sell off their Italian business assets as well as the brand to probable buyers. इन्होंने ये देखा कि द इटालियन ब्रांड फेसिल व्हाट दे वर सेलिंग इन इंडिया विल बी इज गोइंग टू गेट हिट बाय द वोकल फॉर लोकल मूवमेंट।
तो अब इसका सॉल्यूशन उन्होंने ये निकाला कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं अर्दन यूटेंसिल्स के, इनके साथ पार्टनरशिप करो और जो इनका इटालियन वाला जो बिजनेस था उस एसेट्स को डाइवेस्ट करो. This timely shift is proving to be game changer for the company, and the leadership is quite happy with better than before earnings and much greater response from the customers. They find it easier to operate with domestic producers and vendors, and a sense of patriotism is instilled in the consumer's mind. अब vocal for local मतलब देशभक्ति का जज्बा अब कंज्यूमर के माइंड में भी आ गया है कि हाँ ये कंपनी जो है ये वोकल फॉर लोकल है. एनीवे आगे बढ़ो. Which of the following is best represent? Question number 1. Represent an opportunity for the Suk Private Limited in the current scenario. अब कौन सा है इसमें से 4 ऑप्शन है जो एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है सुक प्राइवेट लिमिटेड को करंट सिनेरियो में. पहला देखना, इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम लोकल प्रोड्यूसर, ग्रोइंग सेंटिमेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स, पार्टनरशिप विद लोकल प्रोड्यूसर ऑफ अर्बन यूटेंसिल्स एंड डिक्लाइन इन कस्टमर सेंटिमेंट टुवर्ड वोकल फॉर लोकल. तो क्या कस्टमर सेंटिमेंट डिक्लाइन हो रहा है? हम कहते नहीं सर इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा डी में. लेकिन देखो पार्टनरशिप जो आपने किया है ना लोकल प्रोड्यूसर के साथ, यही तो अपॉर्चुनिटी था जिस अपॉर्चुनिटी को आपने टैप किया है. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर द सुक प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज द पार्टनरशिप विद द लोकल प्रोड्यूसर ऑफ अर्बन यूटेंसिल्स. नंबर 2, which of the following types of strategic control did the owner and leadership of Suk Private Limited deploy that eventually turned out to be one of the most effective strategic decision for the company? तो क्या किया इन्होंने? जब हम स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. अब सवाल आता है कि किस तरह के स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को यहां अप्लाई किया गया है सुक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा. राइट, देखो हम क्या कहते हैं यहां, तो सुक प्राइवेट लिमिटेड, इस पर अगर आपको पढ़ो ध्यान से क्या कह रहा है. द ओनर ऑफ द सुक प्राइवेट लिमिटेड हैव बीन रेगुलर एट अटेंडिंग इंडस्ट्री रेलेवेंट कॉन्क्लेव्स both national and international. Leaders of the companies are avid readers of the business magazines. Following that, it was observed that the recent sentiment of the country towards vocal for local could disrupt their Italian brand. तो ये कैजुअल ब्राउजिंग है. ये क्या है? ये कैजुअल ब्राउजिंग है. ये क्या है? ये कैजुअल ब्राउजिंग है. किसका? एनवायरमेंट का. तो ये एनवायरमेंट का कैजुअल ब्राउजिंग है. राइट, जब हम डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, सो हम डिफरेंट कॉन्क्लेव्स को ज्वाइन करते हैं, बिजनेस मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इन सबको कैजुअली ब्राउज किया जाता है और यहां से हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करो जिसका आपके स्ट्रैटेजी पे लार्ज इंपैक्ट हो. राइट, इसको कहा जाता है. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ कंट्रोल व्हिच इज कॉल्ड एज स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस. क्या कहा जाता है? स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस कहा जाता है. इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस कहा जाता है. तो दिस इज आवर आंसर. अब यहां एक अलर्ट है आपके लिए, है ना, टिंग 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 टिंग. ध्यान रखना, सी आंसर दिया है इन्होंने. जो आईसीआई ने आंसर सजेस्ट किया है उसमें उन्होंने इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल की बात करी है, जो गलत है. दिस इज स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस, क्लियर कट केस. हम सिनेरियो के आधार पर आंसर देंगे ना, और सिनेरियो कह रहा है कि मैगजीन्स पढ़ के, कॉन्क्लेव को अटेंड करके, न्यूज़पेपर्स के थ्रू या अदर सोर्सेस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिला है, जिस इंफॉर्मेशन के आधार पर वो अपने स्ट्रैटेजी को नया शेप दे रहे हैं. सो दैट इज स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस. इसी को क्या कहा जाता है? इसको स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस कहा जाता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, वोकल फॉर लोकल is a market sentiment that changed customer preferences for the majority of products of all industries. Correct? Based on that, Suk Private Limited gauged the competition it might face in the coming month and agreed to change its own product. इनको पता था आने वाले टाइम में हमें लोकल से कंपटीशन आएगा, तो इन्होंने अपना ही बिजनेस क्या क्या चेंज किया. Which of the following forces as per Michael Porter's 5 forces of competitive analysis is most relevant in this case? तो हम बोलेंगे threat of substitute product. राइट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? लेट्स सी दिस. Which of the following aspect of value chain analysis was the most challenging for Suk Private Limited? सबसे चैलेंजिंग क्या था जब हम वैल्यू चेन एनालिसिस की बात करते हैं? मोस्ट चैलेंजिंग फॉर सुक प्राइवेट लिमिटेड एट द टाइम ऑफ सेलिंग साइल ब्रांड क्रॉकरी. तो जब वो बेच रहे थे, जब डाइवेस्ट कर रहे थे इसको, उस समय इनके लिए सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट क्या था? तो मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट, कस्टमर सर्विस, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, तीनों में से कुछ भी नहीं होगा. मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट वाज द आउटसोर्सिंग. राइट, बिकॉज दे वर ऑपरेटिंग ऑन दैट. नंबर 5, to strategically revamp their business, partnership were done with the Indian local producers from 7 states, and to fund it, the existing arm of business was to be sold off. Which of the following strategies has Suk Private Limited opted for? जो आपका existing arm of business को जब आप बेचते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको divestment strategy कहा जाता है.
डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है जो हमारा प्रॉफिट मेकिंग यूनिट नहीं होता है, उस प्रॉफिट मेकिंग यूनिट को हम क्या करते हैं, सेल ऑफ करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, डाइवेस्टमेंट. सो दिस इज योर डाइवेस्टमेंट. सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. डॉक्टर मिकेश गुप्ता, agriculture management guru at a leading management school in Patna, has been driving the business of eBandhu with 7 of his students since 2017. कंपनी का नाम क्या है, eBandhu, correct? This business has 2 core objectives. First, sustainable farming awareness. 2 core objectives हैं. पहला है sustainable farming awareness and second, seasonal availability of agricultural input. ठीक है. It is a technology-driven business wherein they have a one-stop shop for all agricultural products available to farmers at a competitive price. So all agriculture products available to farmer. वो भी किसमें, competitive price पे. Business is quite challenging given the fact that the farmers in the region are not well aware of the use of technology. In the summer of 2019, the team decided to redefine their business strategies. To succeed in the agricultural sector, they formulated a new definition and made a strategic decision to leverage their core competency. Firstly, they shifted their target market from directly serving farmer to overboarding wholesaler and retailer into the system and selling product to them. This strategic move was based on the understanding that the wholesaler and retailer could influence technology adoption among the farmers. तो जब फार्मर्स को डायरेक्टली सर्व करके ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा था तो उन्होंने ऑनबोर्ड करना शुरू किया होलसेलर एंड रिटेलर को. सेकेंडली, दे आउटसोर्स्ड लॉजिस्टिक्स टू द मालगाड़ी, अ रूरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी. मालगाड़ी क्या है, एक रूरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है. दिस डिसीजन हेल्प्ड eBandhu reduce asset procurement cost and corresponding debt, thus strengthening their position in the market. So they have made a partnership with Malgadi. Malgadi क्या है, रूरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है. थर्डली, दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट, चारा विद्या, in their application. Chara Vidya aims to educate farmers about the latest sustainable farming practices being implemented around the world. This addition could potentially be a game changer for eBandhu in the agro startup circle, further enhancing their core competency in promoting sustainable farming practices and technology adoption. The team is enthusiastic about the strategic changes brought by the Dr. Mikesh and anticipates a more sustainable future for their idea. So this is your scenario. मिकेश गुप्ता क्या है, एक एग्रीकल्चर मैनेजमेंट गुरु हैं, जो इनका स्टार्टअप क्या है भाई, eBandhu, राइट. eBandhu क्या कर रहा है, सस्टेनेबल फार्मिंग अवेयरनेस और सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसके लिए कंपनी को बनाया गया. ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द फार्मर एट अ कंपेटिटिव प्राइस, दैट इज द आइडिया. अब इन्हें अपने बिजनेस को रीडिफाइन करने की जरूरत पड़ी क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा था. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया, ऑनबोर्ड करना शुरू किया होलसेलर और रिटेलर्स को. सेकंड में उन्होंने क्या किया, मालगाड़ी के साथ टाई अप किया. मालगाड़ी क्या है, एक रूरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है. और थर्ड में उन्होंने चारा विद्या लॉन्च किया, जो चारा विद्या एडुकेट करेगा फार्मर्स को ऑन लेटेस्ट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, राइट. सो दिस इज द बेसिक आइडिया. अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे. स्विचिंग फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग टू द मार्केट टू मार्केटिंग टू होलसेलर. पहले वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे थे, बाद में मार्केटिंग थ्रू होलसेलर एंड रिटेलर पे उन्होंने शिफ्ट किया. वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन टेकन बाय द मैनेजमेंट. सच डिसीजन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. नाउ दे शिफ्टेड फ्रॉम डायरेक्ट सेलिंग टू द होलसेलर एंड रिटेलर. ऐसा उन्होंने क्या किया, क्यों किया, बिकॉज दे एनालाइज द एनवायरमेंट, दे अंडरस्टूड कि डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट वर्किंग, राइट. दे हैव टू टैप इन द होलसेलर एंड रिटेलर और इसके थ्रू दे कैन फाइनली मोटिवेट द फार्मर टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. सो दिस इज व्हाट आप बोलोगे सर ये प्रोएक्टिव अप्रोच है. किस तरह का अप्रोच है, ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या बना रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव बना रहा है. सेकंड देखना, चारा विद्या वाज ब्रॉट इनटू द मार्केट टू इंक्रीज फार्मर अवेयरनेस ऑफ सॉइल क्वालिटी एंड द लेटेस्ट सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. चारा विद्या क्यों लाया इन्होंने, ताकि जो अवेयरनेस है सॉइल क्वालिटी को लेके और लेटेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है वो कस्टमर्स क्या कर सके, यूज कर सके. व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी. सो चारा विद्या इज समथिंग व्हाट दे हैव लॉन्च्ड न्यूली. सो ये क्या कहलाएगा, मेरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा. बड़ा सिंपल सी बात है, चारा विद्या उन्होंने मार्केट में लेके आए, जो पर्पस था उनका उस पर्पस को पूरा करने के लिए, तो चारा विद्या क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाएगा.
वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजेस डिसीजन फॉर ई बंधु, प्रोडक्ट डेवलपमेंट जानते हो ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, नया प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में। तो इन दिस केस मार्केट इज एग्जिस्टिंग, मार्केट इज सेम, बट एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, one of the most strategically advantageous decision for eBandhu was to get into a contract with मालगाड़ी। मालगाड़ी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो मालगाड़ी क्या है, एक रूरल सप्लाई चेन कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी एन एडवांटेज, कुड नॉट बी एन एडवांटेज, नॉट बी एन एडवांटेज। हमें वो बताना है कि जो एडवांटेज नहीं होगा इन दोनों के अलायंस की वजह से, मालगाड़ी और eBandhu के अलायंस की वजह से। कॉस्ट सेविंग क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिनेरियो में कॉस्ट सेविंग होगा, ये नहीं हो सकता। डिलीवरी टाइम रिड्यूस होगा। Improved customer satisfaction, of course, yes. Increased inventory of product, तो इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो हम कहते हैं ये गलत है, क्योंकि अगर मालगाड़ी रूरल सप्लाई चेन है तो उस कंडीशन में eBandhu का जो इन्वेंट्री लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, वो घटेगा। इनफैक्ट आपका इन्वेंट्री लेवल क्या होगा, घटेगा। सो इंक्रीज नहीं होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था। दिस इज नॉट अ बेनिफिट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एंड ऑल्सो दिस इज नॉट अ बेनिफिट। इंक्रीज होना इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स का, ये कभी बेनिफिट नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इन्वेंट्री हमारा कॉस्ट भी क्या होता है, बढ़ता है। और इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी मालगाड़ी इज अ व्हाट, रूरल सप्लाई चेन कंपनी। तो उस कंडीशन में eBandhu का जो इन्वेंट्री है वो रिड्यूस होगा। नंबर 4, डिक्रीज होगा। नंबर 4, हाउ डज eBandhu यूटिलाइज माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो माइकल पोर्टर के मॉडल को इन्होंने किस तरह से इसमें यूज किया है, तो किसको हम लेके आए, होलसेलर को, राइट। हम रिटेलर्स को लेके आते हैं, राइट, करेक्ट। So what we are doing exactly here is that we are by analyzing the bargaining power of suppliers and buyers. किसके bargaining power को analyze किया गया यहाँ, suppliers and buyers के bargaining power को analyze किया गया, और उसी का यूज आप माइकल पोर्टर में यहां कर पा रहे हो। नंबर 5, व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द eBandhu एज मेंशन इन द केस स्टडी। तो क्लियरली मेंशन्ड है, सस्टेनेबल फार्मिंग, अवेयरनेस एंड सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। यही दोनों ऑब्जेक्टिव थे इसका। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था, दोनों को कंबाइन करके पहले ऑप्शन में दे दिया गया है। तो ये हमारा आंसर होगा, बाकी ऑप्शन को हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस क्वेश्चन। सो आपको इस बात को समझना होगा कि व्हाइल सॉल्विंग केस स्टडी यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड दैट द कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू अ लॉट। जो आपका फंडामेंटल्स है अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो सिनेरियो को पढ़ते ही बहुत आसानी से आप क्या कर पाओगे, की फैक्ट्स को हाईलाइट कर पाओगे। फिर से कह रहा हूं, सिनेरियो को जस्ट रीड मत करना, सिनेरियो में आपको की फैक्ट्स को एनालाइज करना है, की फैक्ट्स को हाईलाइट करना है। सारे लाइन को हाईलाइट मत कर देना, फिर आंसर्स ढूंढने में आपको दिक्कत आएंगी। आपको पढ़ते वक्त ही पता रहना चाहिए कि किस पॉइंट से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, और वो इंडिकेशन आपको साफ साफ मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी होते हैं, जैसे आपका सर्वेलेंस वाला था, स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं जहां कुछ भी क्लियरली इंडिकेट नहीं होता केस में, बट एमसीक्यू में आपको उसको डील करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लैक्टो कल्की इज अ फैमिली रन कंपनी engaged in the business of manufacturing packaged sweetened probiotic milk beverage. The management envisions a potential future in the health and fitness industry. ठीक है, it thereby adopted a new statement, ensuring health for everyone. ठीक है, to uplift the company business makeup and the market position, ensuring health for everyone. Correct. Lactogalki introduced a new product for its existing customer, a range of sugar-free milkshakes. क्या लॉन्च किया इन्होंने, शुगर फ्री मिल्क शेक, एंड दैट इज अ न्यू प्रोडक्ट, शुगर फ्री मिल्क शेक फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो नया प्रोडक्ट है, कस्टमर एग्जिस्टिंग है। द कंपनी इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन विद अ टैगलाइन, नाउ एंजॉय द गुडनेस ऑफ द लैक्टोकैल्किन in sugar-free milkshakes. Correct? It is anticipated to become the most selling product of the company. Further, to make the product unique, they adopted a distinctive product packaging design. Differentiation की बात कर रहे हैं यहाँ. The milkshake tetra packs came with a calorie saved scale printed on them. तो उन्होंने टेट्रा पैक पे ही कैलोरी सेव्ड का स्केल प्रिंट करके रखा है. इट वाज डिजाइन्ड टू मोटिवेट द कंज्यूमर टू अ हेल्थियर लाइफ. एज अ रिजल्ट द कंपनी वाज एबल टू सेल दीज मिल्क शेक्स एट अ हायर प्राइस. तो देखो क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट पैकेजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं और हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं. आपको मिल रहा है ना इंडिकेशन इस पैराग्राफ में, कौन सी स्ट्रेटजी है ये डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है. द कंपनी सॉ अ डिसेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट एंड वर प्लानिंग टू स्केल अप ऑपरेशंस व्हेन सडनली पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन द स्टेट pulled their sales to rock bottom. Several warehouses of the company had to be temporarily shut down. कुछ पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता है जिसकी वजह से इनकी सेल गिरती है और इनको कई सारे वेयर हाउसेस को बंद करना पड़ता है. However, Mr. Rohtagi, the passionate operations head of the company, responded swiftly and re-engineered the business processes.
ही ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड आउटसोर्स लॉजिकल सपोर्ट। क्या क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑटोमेट किया और लॉजिकल सपोर्ट को आउटसोर्स कर दिया। स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन ट्रबल टाइम्स रीप्ड हायर रिटर्न्स। द कंपनी वाज एबल टू अचीव बेटर देन बिफोर एफिशिएंसी एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑपरेशंस एंड इंश्योर्ड रेगुलर सेल्स। तो ये आपका सिनेरियो है। सो लैक्टोकैल्की जो है ये एक क्या है, बेसिकली क्या है, स्वीटेंड प्रोबायोटिक मिल्क बीवरेज मैन्युफैक्चर करते हैं ये, राइट। इन्होंने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया शुगर फ्री मिल्क शेक्स। कंपनी ने एडवर्टीजमेंट इनिशिएट किया विद नाउ एंजॉय द गुडनेस ऑफ लैक्टोकैल्की इन शुगर फ्री मिल्क शेक्स, राइट। एग्जिस्टिंग कस्टमर ही है। यूनिकनेस को अचीव किया थ्रू पैकेजिंग और हाई प्राइस चार्ज किया कस्टमर्स को, राइट। साथ ही साथ हमने कहा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से जब उनका वेयर हाउस शटडाउन हुआ तो उसको क्विकली एंड स्विफ्टली उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑटोमेट किया और लॉजिस्टिक्स को आउटसोर्स कर दिया। आईटी में भी इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक है। इसके आधार पर हमारे पास क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग शुगर फ्री मिल्क शेक बाय लैक्टोकैल्की फॉल्स अंडर विच प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी एज गिवन बाय एनसॉफ। हमने साफ साफ लिखा है उन्होंने कि नया प्रोडक्ट है फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट। तो नया प्रोडक्ट फॉर एग्जिस्टिंग मार्केट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और आंसर इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नंबर 2, which of the Michael Porter's generic strategy was adopted by Lactocalchi to gain competitive advantage। तो किस तरह की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया गया, तो हमने कहा सर पैकेजिंग के डिजाइन के आधार पे उन्होंने यूनिकनेस क्रिएट किया और उसके अगेंस्ट हाई प्राइस चार्ज किया, राइट। सो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। ये किस तरह की स्ट्रेटजी है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी है। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में हम जानते हैं हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर्स। सो हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम होता है तो हम एडिशनल या आप कह सकते हो प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से एंड कस्टमर्स आर विलिंग टू पे दैट। Which strategic intent is expressed in the statement ensuring health for everyone by Lactocalchi। तो किस तरह का इंटेंट इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, ensuring health for everyone। तो क्या बोलोगे आप, सर दिस इज बेसिकली आर द विजन ऑफ द लैक्टोकैल्की। लैक्टोकैल्की का क्या है, विजन है। What kind of leadership did Mr. Rohtagi portray to pull out Lactocalchi from the sudden disruption? किस तरह का लीडरशिप इन्होंने पोर्ट्रे किया है। तो what they did, right? What they did, रोहतगी ने क्या क्या, देखो, the passionate operations head of the company responded swiftly and re-engineered the business processes. He automated inventory management and outsourced logistical support. Small investment in IT infrastructure in troubled times reap higher returns. The company was able to achieve better than before efficiency at all levels of operations and ensured regular sales. So, अब इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, दो तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शनल, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। व्हाट वी से, जब एनवायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल होता है, जब एनवायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, उस कंडीशन में ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हमारा प्रेफरेबल होता है। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप में हम अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं और अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हैं थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कि आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। अगर आप अचीव करोगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करोगे पनिशमेंट मिलेगा। दिस इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। लेकिन ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या एक अनस्टेबल एनवायरमेंट में सुटेबल होगा, तो हम कहते हैं नहीं, उसमें वो बैकफायर करना शुरू कर देता है। अगर आपका एनवायरमेंट अनस्टेबल है, अगर आपका एनवायरमेंट में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, उस कंडीशन में आपको इनोवेशन की जरूरत होती है, जो आपने यहां मिस्टर रोहतगी का देखा। क्योंकि आपको चेंजिंग एनवायरमेंट में यू नीड टू हैव शोकेस द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल। जहां एंथुसियाज्म की जरूरत होगी, वहां जरूरत होगी कि लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी क्या करें, छोड़ दें और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना शुरू करें। इनोवेशंस को आपको, क्रिएटिविटी को आपको जगह देने की जरूरत होगी। सो यहां क्लियर कट केस है, ये दिस इज नॉट अ स्टेबल एनवायरमेंट और नॉर्मल सिचुएशन, बिकॉज देयर आर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, आपके वेयर हाउसेस शट डाउन हो चुके हैं। सो दिस इज ट्रबलेंट एनवायरमेंट। तो ऐसे एनवायरमेंट में हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को अप्लाई करना चाहिए, जस्ट लाइक व्हाट मिस्टर रोहतगी डिड। तो क्या होगा आंसर इसका, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। द आंसर इज ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 5, Lactocalchi introduction of new product sugar free milkshakes align with which of the element of 7S McKinsey framework। So new product इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया sugar free milkshake that aligns with which of the element of 7S McKinsey framework। Lactocalchi introduced a new product for its existing customer range of sugar free milkshakes। The company initiated
an advertisement campaign with the tagline, "Now enjoy the goodness of the lactocalcane sugar-free milkshakes." It is anticipated to become the most selling product of the company. Right. So मैकिन्से 7S की अगर मैं बात करूं तो हम क्या बोलेंगे यहां? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? स्ट्रैटेजी. ये कहां जाएगा? ये स्ट्रैटेजी पे जाएगा. राइट. सो 7S फ्रेमवर्क के हिसाब से हमारा क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. देखो, तो इस सेशन में हम 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. राइट. इसके बाद जो क्वेश्चन है उसको एक बार अटेम्प्ट करना खुद से, और इसी वीडियो के कमेंट में आप आंसर्स को डाल सकते हो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से. क्वेश्चन नंबर करेक्ट कर लेना प्लीज पीडीएफ में. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका पीडीएफ नोट्स दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और आगे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करना. अगले वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. राइट. इतना लंबा वीडियो ठीक है एमसीक्यूज के लिए, वरना फिर मैं समझ सकता हूँ बोरियत होनी शुरू हो जाएगी. राइट. सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन हियर. आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम आईआईटी इन कंप्यूटर साइंस, सिस्टर्स शक्ति एंड स्तुति, ठीक है, फॉलोइंग देयर पैशन फॉर कंप्यूटर स्टार्टेड कोड कंसल्टिंग. ये इन्होंने एक कंपनी शुरू की. दे फेस्ड innumerable survival challenges in highly dynamic IT market, but with the combined effort of a highly dedicated team of data scientists, their core business of big data analytics gained a prominent market presence. Core business क्या है? Big data analytics. From inception, Code Consulting has been a women-centric organization. The sisters ensured that women were provided with ample opportunities in the organization. Given the option of work from home, as mandated by recent legal regulations, majority of the female workforce availed the option. Hana. To avoid a drop in sale, the sisters expeditiously lead a crisis management team to accommodate adoption of the required technology to meet the challenges of time. Anyway, Code Consulting, having reached a reputable market standing, was now observing cutthroat competition. ये लो, अब यहां से बातें शुरू हो रही हैं. इससे पहली वाली बातें में दो चीजें मात्र इंपॉर्टेंट थी. Cutthroat competition from the foreign giants in its niche. क्या है? Niche है. The sister resolved to make an effort into their long aspired dream to diversify into the innovative market space of 3D printing. Right? Code Consulting, lacking the requisite experience, went for a merger with a startup named Creativity. अब ये इसके साथ इन्होंने मर्ज किया 3D प्रिंटिंग को रियलाइज करने के लिए. Known for its technical know-how, they have a strong skill-based team, but the long-standing startup had a relatively small market share in the 3D printing area. Early on, the management observed that the business of big data analytics and the 3D printing had distinct markets, so they split the company into different business units to independently identify their performance. अब ये दोनों अलग अलग तरह का एरिया है ना, दोनों अलग सेक्टर्स है. 3D प्रिंटिंग अलग है, बिग डेटा एनालिटिक्स अलग है, तो उन्होंने उसको स्प्लिट कर दिया दो यूनिट्स में. Separation into business units helped in simplifying the control-related problems too. Whereas the challenges to increase the company's market share was successfully met by the introducing ingenious 3D printers with easily refillable cartridges. The new product was supported by an aggressive online advertising campaign. The customers pleased by the product helped reach the desired sales targets in no time. Having shown a never giving up attitude coupled with wise leadership skills, the business of the Code Consulting sustained a turbulent patch and placed itself as a renowned brand in the Indian IT. So this is your scenario. तो दो सिस्टर्स है, शक्ति एंड स्तुति, वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने स्टैब्लिश किया. कोड कंसल्टिंग वुमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है. वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस दिए जाते हैं और ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो अपने घर से काम कर रही हैं. राइट. आगे बढ़ो. तो ये क्या है? किसको सर्व कर रहे हैं? एक निश को सर्व कर रहे हैं. बहुत हेवी कंपटीशन, कटथ्रोट कंपटीशन उन्हें उस निश में मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा डाइवर्सिफाई करना चाहिए और ये 3D प्रिंटिंग में जाना चाह रहे हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के साथ साथ. 3D प्रिंटिंग में इनके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही इनके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी है. इन्हें नो हाउ चाहिए था, तो ये किसके साथ बेसिकली क्या कर रहे हैं? मर्ज कर रहे हैं. मर्जर है ये. किसके साथ मर्ज कर रहे हैं? तो हम कहते हैं सर ये क्रिएटिविटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज कर रहे हैं ताकि वो उसके नो हाउ का फायदा उठा सके. अब ये दोनों चूंकि अलग अलग बिजनेसेस थे, तो इन्होंने इसको क्या किया? कंट्रोल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, बिजनेस को बेटर मैनेज करने के लिए उसको स्प्लिट कर दिया डिफरेंट यूनिट्स में. तो वी हैव द बिग डेटा एनालिटिक्स यूनिट एंड द 3D प्रिंटिंग यूनिट नाउ. इसके बाद इनके सेल बढ़े और इनको सक्सेस मिल गया. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1. अप्लाइंग BCG मैट्रिक्स, identify the correct investment category for the new 3D printing business of the Code Consulting at the time of merger. तो एट द टाइम ऑफ मर्जर 3D प्रिंटिंग को आप किस कैटेगरी में रखोगे? किस इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में रखोगे? स्टार में, कैश काउ में, डॉग में या क्वेश्चन मार्क में? हमने क्या बोला सर? अभी अभी तो उन्होंने शुरू किया. कई सी बात अभी भी शुरू किया, तो किधर डालेंगे इसको? क्वेश्चन मार्क में इसको हम डालेंगे, बिकॉज
वहां कोई सेल उन्हें बहुत ज्यादा नहीं मिल रही है, तो ये किधर जाएगा, क्वेश्चन मार्क में जाएगा। नंबर 2, which strategy has been adopted by the code consulting to overcome the difficulties of low market share for its 3D printing business? So लो मार्केट शेयर को डील करने के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी का इन्होंने इस्तेमाल किया? डिफिकल्टीज ऑफ लो मार्केट शेयर फॉर 3D प्रिंटिंग। देखो, डायनामिक स्ट्रैटेजी, एडाप्टिव स्ट्रैटेजी, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, साउंड स्ट्रैटेजी, ये 4 ऑप्शन है और चारों ही ऑप्शन मिसलीडिंग है। हमें फिर से एक बार पढ़ना होगा क्वेश्चन को। Which strategy has been adopted by Code Consulting to overcome the difficulties of low market share of 3D printing? 3D printing का मार्केट शेयर क्या था? इनका लो था। Lacking the requisite experience went for a merger. इसकी वजह से इन्होंने क्या किया? मर्ज किया, मर्ज करके 3D प्रिंटिंग में आगे बढ़े। So they split the company separation. Whereas the challenges to increase the company's market share was successful, met by introducing ingenious 3D printers with easily refillable cartridges. क्या क्या उन्होंने 3D printer launch किया refillable cartridges के through. The new product was supported by an aggressive online advertising campaign. The customer pleased by the product. So क्या क्या aggressive online advertisement campaign को use किया, right? So this is your इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, है ना। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है? इंटेंडेड का मतलब होता है प्रोएक्टिव। इंटेंडेड का मतलब क्या होता है? प्रोएक्टिव। ये किस तरह का स्ट्रैटेजी है? तो हम बोलेंगे सर ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। ये किस तरह का स्ट्रैटेजी है? ये प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। नंबर 3, देखो, मार्क द करेक्ट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड बाय कोड कंसल्टिंग इन मर्जिंग विद द स्टार्टअप नेम्ड क्रिएटिविटी। अब इसको क्या कहते हैं? आप याद करो, मर्जर की जब हम बात करते हैं तो मर्जर भी हमारे पास 4 तरह के होते हैं, राइट। अब इसमें 2 चीजों में हमारा कंफ्यूजन हो सकता है, को जेनरिक है या कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब हम जानते हैं अनरिलेटेड होता है। को जेनरिक मर्जर में क्या होता है? जो रिलेटेड बिजनेस होते हैं वो मर्ज करते हैं सिनर्जी का बेनिफिट उठाने के लिए। और यहाँ क्रिएटिविटी की बात करें, कोड कंसल्टिंग की बात करें, तो दोनों रिलेटेड बिजनेस है, ये आपस में क्यों मर्ज कर रहे हैं? ताकि ये सिनर्जी का फायदा उठा सके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? को जेनरिक मर्जर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट हैज बीन द रैशनल बिहाइंड कोड कंसल्टिंग मैनेजमेंट फॉर ट्रीटिंग बिग डेटा बिजनेस एंड 3D प्रिंटिंग बिजनेस एमिनेबल टू सेपरेट स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट। तो हमने सेपरेट स्ट्रेटेजिक ट्रीटमेंट क्यों इनको स्प्लिट किया था बेसिकली? तो हम आइडिया ये था, केस में ये मेंशन था कि कोड कंसल्टिंग और 3D बिजनेस जो है ये तीनों दोनों ही अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं। तो कोड कंसल्टिंग का जो बिग डेटा, सॉरी नॉट कोड कंसल्टिंग, दैट्स द नेम ऑफ द कंपनी, जो बिग डेटा बिजनेस है और जो 3D प्रिंटिंग बिजनेस है, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नेचर के अनरिलेटेड बिजनेस है। इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इन दोनों को हम सेपरेट बिजनेस यूनिट में डालेंगे तो फिर उसके लिए हमारे पास सेपरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना हमारे लिए आसान होगा। सो दैट वाज द रीजन बिहाइंड द रैशनल बिहाइंड दैट। तो आंसर ए हो जाएगा, द बिजनेस वर अनरिलेटेड। बिजनेस क्या थे? अनरिलेटेड थे। नंबर 5, which type of control was adopted by code consulting when a new legal regulation proposed that women workers shall have the option to work from home? देखो, एक न्यू लीगल रेगुलेशन आया, एज पर द क्वेश्चन एक न्यू लीगल रेगुलेशन आया जिसको रिस्पॉन्स किया था कोड कंसल्टिंग ने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन देके वुमेन वर्कर्स को। और हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स ने, वुमेन वर्कर्स ने क्या किया? वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन को ऑप्ट किया। सो एक न्यू लीगल रेगुलेशन के रिस्पॉन्स में कोड कंसल्टिंग ने एक एक्शन लिया। सो व्हाट इज द आइडिया हियर? इसको हम किस तरह का कंट्रोल कहते हैं? तो देखो, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें सडन चेंज जब होता है, या जो सडन चेंज आपको एनवायरनमेंट में दिखाई देंगे, जो आपके स्ट्रैटेजी को रिकंसीडर करने के लिए आपको फोर्स कर देता है। इसके लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। सो स्पेशल अलर्ट कंट्रोल का मतलब होता है, जैसे देखो 2 कंट्री के बीच में वॉर हो जाना, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ ना, तो इसका इंपैक्ट डिफरेंट कंपनीज के स्ट्रैटेजीज पे होते हैं, राइट। दैट विल इंपैक्ट द स्ट्रैटेजी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू होता है किसी भी तरह का, तो सडन आपको अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की जरूरत होती है। इसी तरह से जब न्यू रेगुलेशन आया, न्यू लीगल रेगुलेशंस आया गवर्नमेंट की तरफ से, तो कंपनी को क्या करना पड़ा? अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ा। तो आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल की कैटेगरी में डालोगे। सो आवर आंसर इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, बी इज आवर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो बालक, अभी तक हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। 10 क्वेश्चंस का मतलब हमने 50 एमसीक्यूज को सॉल्व किया है, राइट। हमने केस सिनेरियोज को अटेम्प्ट करने का एक प्रोसेस अपने दिमाग में अब बिल्ड किया होगा कि जब हम केस सिनेरियोज को पढ़ते हैं तो हमें 2 से 3 मिनट के अंदर केस को पढ़ना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। साथ ही साथ जो की फैक्ट्स हैं वो हमारे हाईलाइट होने चाहिए। केस पढ़ने के दौरान हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कहां से एमसीक्यूज एग्जाम में, कहां से एमसीक्यूज हमें मिलने जा रहे हैं, राइट। सो दैट नीड टू बी क्लियर। तो ये अभी तक आपने 50 क्वेश्चंस
10 केसेस को कवर किया है। इन माय नेक्स्ट सेशन आई विल बी कवरिंग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कवर कराऊंगा। आपको करना क्या है, बेसिकली आपने इस सेशन के सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व किया होगा, आपने डेफिनेटली सही तरह से कंसंट्रेट होकर सॉल्व किया होगा। तो बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर देना है। अगर आप कहीं कोई डिफिकल्टी फेस करते हो तो इसी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप आंसर्स कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप आंसर्स कमेंट में सेक्शन में डालोगे तो इसका फायदा ये होगा कि आप क्वेश्चंस के साथ इंगेज कर रहे हो और वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी में रहेगा लंबे समय तक, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? सो डू दैट। So in next session, I will be covering rest of the questions. जहां तक FM scenario based MCQs का सवाल है, that also I will be covering, a day after. आपको नोट्स मिल जाएंगे और फिर उसके बाद आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। FM के सिनेरियो बेस्ड MCQs को भी हम कल से परसों तक में कवर करने जा रहे हैं, राइट? सो स्टे ट्यून्ड। आपने चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो पक्का करो। सी यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।